स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। क्या बड़े भाई को भी प्रीति पसंद है? घर जाते समय आकाश ने शौर्य से पूछा, भाई इतनी देर रात तक आपने खाना क्यों नहीं खाया? शौर्य ने लाचारी से सिर हिलाया, ये सब उस लड़की प्रीति की वजह से। मैंने सोचा था कि उसका काम खत्म होने के बाद उसे डिनर पर बुलाऊंगा। यह उसका मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद करने का तरीका था, जिसके लिए मैं अभी तक ठीक से आभार व्यक्त नहीं कर पाया हूँ। किसे पता था कि काम खत्म करते ही उसने कहा कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है और वह चली गई। मुझे उसे दावत देने का मौका नहीं मिला और लगता है कि मुझे कल फिर उसे बुलाना पड़ेगा। हाँ, वह कुछ मायनों में तुम्हारे जैसी ही है, काम में डूबी रहने वाली जो नौकरी को अपनी जान से ज्यादा अहमियत देती है। लेकिन मुझे याद है कि वह पहले ऐसी नहीं थी। ये सुनकर कि उसका भाई प्रीति के साथ डिनर नहीं कर पाया, आकाश को अंदर से कुछ बेहतर महसूस हुआ। अंधेरा उसके अंदर फैल रहा था और उसने चाहा कि वह ड्राइवर से कार रोकने को कहे ताकि वह उतरकर प्रीति को ढूंढ सके, जिसने शायद अभी तक खाना नहीं खाया होगा। वह उसके साथ डिनर करना चाहता था। हालांकि कार में उसके साथ उसका बड़ा भाई बैठा था, जिसे वह लंबे अलगाव के बाद अभी अभी वापस पा सका था। वह अपने भाई को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह केवल अपने दिल की बेचैनी को दबा सका और बातचीत में अपने भाई का साथ देता रहा। प्रीति सचमुच पहले ऐसी नहीं थी। अब उसने करियर को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। क्या वह तुम्हारे साथ तलाक के बाद ऐसी बनी है? आकाश की आंखें उदास हो गईं। शायद हाँ। मैं उसे एक सुंदर फूलदान जिसमें और कुछ नहीं है कहकर मजाक उड़ाया करता था और अब मैं गलत साबित हो गया हूँ। शौर्य ने आह भरी। तुम्हारे इस अपमान से उसके सम्मान को ठेस पहुंची होगी और शायद इसीलिए वह खुद को साबित करना चाहती है। उसकी और उसकी दादी की डॉक्टरी के हुनर से कोई शक नहीं कि वे उसका चेहरा ठीक कर सकती थी, लेकिन उसने आज तक उन दागों और उस जिद्दी बैंगनी रंग को बनाए रखा है। शायद तुम्हारे फूलदान वाले ताने का इससे कुछ लेना देना है। वह अपनी खूबसूरती पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वह अपनी काबिलियत से इज्जत कमाना चाहती है। आकाश ने इस पहलू पर कभी नहीं सोचा था। वह जानता था कि प्रीति का चेहरा असल में ठीक हो चुका था और अब वह केवल एक दवा के उपयोग से उस डरावनी शक्ल को बनाए रखती थी। देर रात में दवा का असर खत्म हो जाता था, जिससे उसकी असली खूबसूरती वापस आ जाती थी। उसने उससे कारण पूछा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। क्या ये हो सकता है कि उसके मजाक की वजह से प्रीति ने अपना चेहरा सुंदर होने से इनकार कर दिया? अगर यह सच था तो निस्संदेह उसके नाम एक और अपराध जुड़ गया था। उसकी गलतियां इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। अब वह प्रीति को एक भी मैसेज का जवाब न देने के लिए दोष नहीं देता था। आकाश, प्रीति के चिकित्सा कौशल पर कोई सवाल नहीं है और तुमने उसकी ताकत देखी है। तुम्हें दोबारा ऐसी दुख देने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए, इससे उसे बुरा लगेगा। तुम्हें उसकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा, समझे? हाँ, मैं समझ गया भाई। इन पिछले दिनों में मेरे भूलने की बीमारी, मेरे चेहरे के बिगड़ने के बाद शुरू में मेरे लिए चलना भी बेहद मुश्किल था। तुम जानते हो कि किस बात ने मुझे दर्द सहकर चलने का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया? शौर्य के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। वह प्रीति का प्रोत्साहन था। वह वाकई दूसरों से अलग है। हर बार जब वह मुझे देखती और मुझसे बात करती तो मुस्कुराते हुए करती थी। वह हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती थी। उसके आत्मविश्वास ने मुझे महसूस कराया कि जब तक मैं डटा रहूंगा, मैं जरूर बेहतर हो सकता हूँ। वह बहुत दयालु है, उसकी आत्मा शुद्ध और बेदाग है। इस भौतिकवादी समय में उसके जैसी क्रिस्टल सी साफ और शुद्ध लड़की मिलना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। तुम्हारे और उसके बीच अतीत में चीजें कितनी भी अप्रिय क्यों न रही हों, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उन सभी दुखद यादों को भुला दोगे। अब से उसके साथ आरुष जैसा व्यवहार करना और उसे ज्यादा देखभाल और ध्यान देना। आकाश के माथे पर हल्का शिकन आया। उसके भाई की बातें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थीं? जब उसका भाई आस्था के साथ था तो उसने उसकी भी इसी तरह तारीफ की थी। उसे दयालु और कोमल, विचारों में सरल और शुद्ध कहा था और उससे आस्था का ज्यादा ख्याल रखने को कहा था। भाई, क्या तुम प्रीति के लिए कुछ महसूस करते हो? शौर्य ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। हाँ, मुझे प्रीति अच्छी लगी है। आकाश, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन अपने भाई को यह साफ तौर पर कहते सुनकर भी आकाश के दिमाग में उथल पुथल मच गई। ऐसा क्यों होना पड़ा? भाई को भी प्रीति पसंद है? कब से? क्या यह उसके कार दुर्घटना से पहले था या याददाश्त खोने के बाद? वह तो 2 महीने पहले ही कोमा से बाहर आया था। क्या उसे इतनी जल्दी प्रीति से प्यार हो गया था? प्रीति के बिना बड़े भाई खुश नहीं होंगे। आकाश इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके सामने का दृश्य धुंधला होने लगा और उसके बड़े भाई की आवाज भी कुछ दूर और दबी हुई सुनाई देने लगी। आकाश, सच कहूं तो मुझे ये कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन तुम और प्रीति शादीशुदा थे। भले ही कोई प्यार ना हो, लेकिन वह एक समय तुम्हारी पत्नी थी। मुझे उसे पसंद करना वाकई थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे सबसे करीब के इंसान। ये सही है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें इसके बारे में बताना चाहिए। मैं सचमुच प्रीति को पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे शादी कर चुके थे। आखिरकार अब तुम्हारा तलाक हो चुका है और तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मेरा उसके पीछे पड़ना ज्यादा नहीं समझा जाना चाहिए। केवल प्रीति ही मेरे बिगड़े चेहरे की परवाह नहीं करती, मेरी हैसियत की परवाह नहीं करती। वह हमेशा मेरी मदद करती रही है, मेरा ख्याल रखती है। सच कहूं तो अगर उसका चेहरा बाद में ठीक नहीं भी हो पाया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी अंदरूनी खूबसूरती ही मेरे लिए काफी है। शौर्य ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसने देखा कि उसका छोटा भाई अकड़ा हुआ चुपचाप बैठा था, तो उसने अपने भाई के कंधे पर थपथपाया। आकाश, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या तुम वाकई प्रीति से इतनी नफरत करते हो?
अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो क्या तुम यह नहीं चाहते कि भविष्य में तुम्हारा बड़ा भाई खुश रहे? उसके बिना बड़ा भाई शायद खुश न रह पाए। सच कहूं तो अब मेरा दिल और आंखें उसी से भरी हैं। मुश्किल से आकाश ने सिर घुमाकर उसे देखा, कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वह कोई आवाज नहीं निकाल सका। बेशक वह अपने बड़े भाई की खुशी चाहता था, जो उसकी अपनी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन वह खुद को प्रीति को छोड़ने के लिए मना नहीं सका। वह पहले ही उसकी रग रग में समा चुकी थी। उसे बाहर निकालना जबरदस्त दर्द से कम नहीं होगा। हम लगभग घर पहुंच गए हैं। आकाश, मेरे प्रीति को पसंद करने के बारे में किसी को मत बताना। अभी इसे माँ और पिताजी से छिपा कर रखते हैं, खासकर हमारी माँ से। अगर उन्हें पता चला तो वह जरूर सहमत नहीं होंगी। वह शायद जाकर प्रीति से इस बारे में बात भी कर सकती हैं और चीज़ों को बिगाड़ सकती हैं। इससे प्रीति डर भी सकती है। मैं चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। शौर्य हर पहलू में प्रीति के बारे में सोच रहा था, यहाँ तक कि उनके एक साथ आने से पहले भी। वह पहले से ही उसकी रक्षा के लिए तैयार था। आकाश ने सोचा कि जब उसने प्रीति से शादी की थी तब उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। क्या उसने उसकी रक्षा की थी? क्या वह इस बात से चिंतित था कि श्रीमती वर्मा प्रीति को नापसंद कर सकती हैं और उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं? क्या उसने कभी उसकी भावनाओं पर ध्यान दिया? ऐसा लगा जैसे उसने नहीं दिया था। उसने उसे वर्मा परिवार की उपेक्षा अकेले सहने दी। वह सचमुच घिनौना था, और फिर भी प्रीति ने उसके जैसे व्यक्ति से शादी करने की इच्छा रखी थी। उसे घुटनों पर बैठकर उसका धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। आस्था के लिए उसने उसे तलाक दे दिया। असीम दर्द और पछतावे ने आकाश को घेर लिया। उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसका रंग और पीला पड़ गया और उसकी दृष्टि ज्यादा से ज्यादा धुंधली हो गई। सामने से सहायक योगेश की आवाज आए, आकाश सर, शौर्य सर, हम घर पहुंच गए हैं। आकाश खुद को बमुश्किल संभालते हुए बोला, बड़े भाई, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मैं आज रात आपके साथ डिनर नहीं करूंगा। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। शौर्य के चेहरे पर चिंता थी। आकाश, तुम वाकई ठीक नहीं लग रहे हो। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? क्या तुमने डिनर नहीं किया और तुम्हारे पेट में दर्द है? अगर ऐसा है तो जल्दी से कार से बाहर निकलो और कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। बड़े भाई, कृपया आप कार से बाहर निकलिए। शौर्य के पास कार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने योगेश से कहा, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, और अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत फोन करना, समझे? योगेश ने सिर हिलाया और जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया उसने एक्सीलरेटर दबाया और पुरानी हवेली से दूर तेजी से निकल गया। पिछला शीशे में आकाश का पीला दर्द भरा चेहरा झलक रहा था। योगेश खुद को रोक नहीं पाया और बोला, आकाश सर, चलिए प्रीति मैडम को ढूंढते हैं, उन्हें आपका ख्याल रखने दीजिए। आकाश की आवाज ठंडी और दृढ़ थी, जरूरत नहीं है, घर चलो। योगेश ने बिना अनुमति के उसे प्रीति के पास ले जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसके पास आकाश को उसकी अपनी उपवन कोठी वापस ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कार से उतरते समय आकाश पहले ही अपने दम पर चलने में असमर्थ था। योगेश ने उसे कार से बाहर निकालकर लिविंग रूम तक पहुंचाया। सोफे पर बैठे अपनी हथेली को सीने पर रखते हुए आकाश ने कहा, योगेश, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है, घर जाओ। योगेश के माथे पर बेचैनी से पसीना आ गया। आकाश सर, आपकी यह हालत है और आप अभी भी मुझे ड्यूटी से जाने को कह रहे हैं। आप प्रीति मैडम को क्यों नहीं दिखाते? बस यूं ही मत सहिए। आकाश का चेहरा कागज जैसा पीला था। क्या मेरे पास अभी भी उससे मिलने के लिए कहने का चेहरा है? योगेश आकाश के असामान्य रूप से उदास मूड से चौंक गया। आकाश सर, आपने ये बेकार की बातें क्यों शुरू कर दी हैं? अपनी पुरानी हिम्मत और आत्मविश्वास बाहर निकालिए। सिर्फ इसलिए पीछे मत हटिए कि शौर्य सर ने कुछ कहा है। प्रीति मैडम आपकी हैं, इसका मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैं इसके लायक हूँ। इसे दर्द होने दो। प्रीति को मत ढूंढो, तुम अब जा सकते हो। फिर अगर आप वाकई प्रीति मैडम को दिखाना नहीं चाहते हैं तो डॉक्टर ली या डॉक्टर वान को फोन करें। आखिरकार वे आपके निजी डॉक्टर हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होने चाहिए। जरूरत नहीं है। आकाश ने उसे हाथ से इशारा किया, उसे जाने का संकेत दिया। योगेश के पास लिविंग रूम छोड़ने और कार में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। नहीं तो अगर मालिक को किसी तरह की आपात स्थिति होती तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। वह ये भी नहीं जानता था कि उसके मालिक को वास्तव में क्या हुआ था, कहाँ उन्हें असहजता महसूस हो रही थी। मालिक हमेशा ऐसा ही करते थे, दर्द सहते थे और किसी को बताने को तैयार नहीं होते थे। लिविंग रूम में देर तक चुप्पी छाई रही और पहली बार योगेश ने अपने अंदर डर महसूस किया। यह ऐसे नहीं चल सकता, मालिक अपनी जान गंवा सकते हैं। उसने अपना फोन निकाला, प्रीति का नंबर निकाला और उसे फोन करने या मैसेज भेजने में हिचकिचाया। गुप्ता परिवार की कोठी पर काम खत्म करके प्रीति लिविंग रूम में दाखिल हुई और एक कुछ परिचित व्यक्ति, अपूर्व के चचेरे भाई अंश को देखा। प्रीति को अंदर आते देखकर अंश भी ठहर गया। उसने उसे पहचान लिया, लेकिन वह नहीं समझा कि प्रीति इस समय गुप्ता परिवार में क्यों आई होगी, और न ही वह समझा कि उसका चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा था। उसका आधा चेहरा बैंगनी और डरावना था, जिसमें उसकी पिछली नाजुक सुंदरता बिल्कुल नहीं थी। रानमो ने अंश को भौचक्का देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? क्या मेरी तीसरी बहन के चेहरे से डर गए? अंश ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज में अजीबपन था। ये तुम्हारी तीसरी बहन है? हाँ, मेरी तीसरी बहन। वह हमेशा बीमार रहती थी और पूरा साल अस्पताल में बिताती थी, और वह अभी हाल ही में घर वापस आई है। सही कहा ना, तीसरी बहन? प्रीति ने सिर हिलाया। दूसरी बहन सही कह रही है, ऐसा ही है। लेकिन ये कौन है? रानमो ने अंश के हाथ में अपना हाथ डाला, बहुत अंतरंगता से बोली, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। वह पूर्वी साम्राज्य के अपूर्व परिवार से एक युवा मालिक हैं और वह भविष्य में पूर्वी साम्राज्य के वारिस होंगे।
प्रीति ने जानबूझकर अंश को न पहचानने का नाटक किया। तो यह अंश युवा मालिक हैं। मेरा नाम गौरानयन है। आपसे पहली बार मिलकर खुशी हुई। कृपया किसी भी त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करें। अंश युवा मालिक। अंश, जिसका व्यापार जगत में कई वर्षों का अनुभव था, ने तुरंत जवाब दिया। गुप्ता परिवार की तीसरी मिस, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्रीति ने उसे देखकर एक विनम्र मुस्कान दी और फिर उसने नौकरानी से अपने लिए नूडल्स बनाने के लिए कहा। शायद इसलिए कि अंश मौजूद था, रानमो ने आज जानबूझकर प्रीति के लिए मुश्किलें पैदा नहीं की। उसने यहाँ तक कि विचारशील होने का नाटक किया और नौकरानियों से प्रीति के लिए अतिरिक्त खाना बनाने को कहा। डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने नूडल्स का इंतजार करते हुए प्रीति ने लिविंग रूम में रानमो को अंश से दयनीय लहजे में बात करते हुए सुना। मेरी छोटी बहन, उसकी सेहत पहले सचमुच बहुत खराब थी। मेरी माँ ने उसका ख्याल रखने में बहुत मेहनत की। अब जब वह आखिरकार बेहतर है तो हमारा पूरा परिवार कितना खुश है। प्रीति ने अपना फोन नीचे देखा, खबरें पढ़ रही थी और उसे हंसी आ गई। रानमो नहीं जानती थी कि वह अंश से पहले मिल चुकी थी और वह भी अपूर्व के सहायक के रूप में। उसका स्वास्थ्य उत्कृष्ट था। वह यहाँ तक कि अपूर्व के साथ व्यापार यात्राओं पर भी गई थी, जो अंश जानता था। गुल को ये पता था, लेकिन लगता है उसने अपनी बहन को नहीं बताया था, जिससे रानमो इस समय उस पर एक कमजोर और बीमार का व्यक्तित्व थोप रही थी। ये व्यक्तित्व गुप्ता परिवार की असली तीसरी मिस का था। प्रीति खुद अच्छी सेहत में थी और शायद ही कभी बीमार पड़ती थी। रानमो को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी कारण से वह उसकी सेहत खराब होने पर जोर दे रही थी, जैसे कि वह किसी चीज की नींव रख रही हो। नूडल्स जल्दी तैयार हो गए और प्रीति ने अपना भोजन किया। श्री गुप्ता समूह और पूर्वी साम्राज्य के लिए शारीरिक जांच परियोजना हासिल करने की योजना बनाते हुए लिविंग रूम में मौजूद दोनों लोगों को हवा की तरह अनदेखा किया। जब उसने लगभग अपना भोजन खत्म कर लिया, तब तक अंश जा चुका था। रानमो ने अंश को विदा किया और फिर एक क्रूर नजर के साथ प्रीति के पास आए। अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मेहमान के जाते समय खड़ा होकर उसे विदा करते हैं? प्रीति ने अचंभे में उसे देखा। मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती, और क्या तुमने पहले ही उसे बाहर नहीं छोड़ा? परिचित हो या नहीं, तुम्हें उसे विदा करना चाहिए था। ये बुनियादी शिष्टाचार है। क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें यह नहीं सिखाया? तुम में कोई शिष्टाचार नहीं है। दूसरे लोग सोचेंगे कि गुप्ता परिवार की बेटी कितनी घमंडी है। तुम सचमुच गुप्ता परिवार और मुझे बदनाम करना जानती हो। मुझे डर था कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम शिकायत करोगी कि मैं ज्यादा ध्यान दे रही थी और मुझ पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड में दिलचस्पी होने का शक करोगी। तुम्हें शुरू से ही मेरे बॉयफ्रेंड में दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि जानबूझकर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। यह मत सोचना कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो। प्रीति ने उसे तर्कहीन पाया। क्या तुम बीमार हो? मैं बस उसके प्रति विनम्र थी। अगर मैंने सीधा चेहरा रखा होता तो तुम जरूर शिकायत करती कि मैं अभद्र व्यवहार कर रही हूँ। जिस तरह से तुमने अंदर आते ही उसे देखा वह अलग था। तुमने उसे काफी देर तक घूरा। जब मैं अंदर आए और घर पर एक अजनबी आदमी को बैठा देखा तो थोड़ा हैरान होना सामान्य नहीं है। इतना ज्यादा पागल मत बनो। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और मैंने उसे देखने में कुल समय 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाया। शक से बचने के लिए मैं जानबूझकर डाइनिंग रूम में बैठी थी। तुम अब भी बहस करने की हिम्मत कर रही हो? गुस्से में रानमो ने कहा। तुम्हें साफ तौर पर मेरे बॉयफ्रेंड में दिलचस्पी है, इसीलिए तुमने जानबूझकर उसे विदा नहीं किया ताकि उस पर अपना प्रभाव छोड़ सको। तुम्हारा दिमाग कितना चालाक है। प्रीति अवाक रह गई। वह दिन भर व्यस्त थी और बहुत थकी हुई थी। रानमो के साथ झगड़ा नहीं चाहती थी, इसीलिए वह चुपचाप खाने के लिए डाइनिंग रूम में बैठ गई थी। इस बात का ध्यान रखा कि अंश से बात न करे ताकि रानमो को परेशान न करे। फिर भी उसने उसे नहीं छोड़ा। अगर रानमो जबरदस्ती चीजों को अप्रिय बनाना चाहती थी तो उसे रूखा होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। रानमो, क्या तुम्हें उत्पीड़न का भ्रम है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो साधारण है। सिर्फ इसलिए कि तुम उसे पसंद करती हो, यह मत मान लेना कि हर कोई उसे पसंद करता है। रानमो की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। तुमने क्या कहा? मेरा बॉयफ्रेंड साधारण है। प्रीति, क्या तुम अंधी हो? मेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है और उसका व्यवहार इतना अच्छा है। इसके अलावा वह एक प्रतिष्ठित परिवार से आता है, अपूर्व परिवार का वारिस है, और तुम उसे साधारण कह रही हो। अगर तुम ये बात जोर से कहोगी तो लोग तुम पर हंसेंगे। तुम में सौंदर्यबोध बिल्कुल नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। तुम सचमुच गांव की गंवार हो। प्रीति ने उपहास किया। तुम जिस पूर्वी साम्राज्य के वारिस की बात कर रही हो, तुम बस उसकी छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हो। मैंने कभी उसके ऐसे व्यक्ति होने के बारे में नहीं सुना। पूर्वी साम्राज्य का वारिस साफ तौर पर अपूर्व है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कोई नाम नहीं है। उसका उपनाम वास्तव में अंश है या नहीं, इस पर अभी भी संदेह है। हर कोई जानता है कि अपूर्व परिवार की इस पीढ़ी में केवल अपूर्व ही है। वास्तव में अंश का मूल उपनाम जयंत था। उसकी मां ने अपूर्व परिवार की संपत्ति पर दावा ठोकने के लिए इसे अंश में बदल दिया था। रानमो को यह सब अच्छी तरह पता था, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग इसके बारे में बात करें। उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड का उपनाम बेशक अंश है। अपूर्व परिवार में मूल रूप से 2 युवा मालिक हैं, एक अपूर्व है और दूसरा मेरा बॉयफ्रेंड अंश। तुम्हारी अज्ञानता तुम्हारी अपनी समस्या है। तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो? क्या ये हो सकता है कि तुमने फैसला कर लिया है कि तुम सिर्फ उसी से शादी करोगी? लेकिन मैं देखती हूँ कि अंश तुम्हारे बारे में ज्यादा उत्साही नहीं है। प्रीति ने उसे देखा। जहां सबसे ज्यादा दर्द हो सकता था वहीं मारा। अगर वह वाकई परिवार का वारिस बनना चाहता है तो तुम्हारे जैसी एक अभिनेत्री से शादी करना शायद उचित नहीं होगा, है ना? अगर उसे शादी करनी है तो उसे तुम्हारी बड़ी बहन जैसी किसी से शादी करनी चाहिए जो सुंदर और काबिल है। मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। महत्वाकांक्षी आदमी की तो बात ही क्या। रानमो को पहले से ही अपनी बड़ी बहन से तुलना किया जाना नापसंद था, खासकर इसलिए क्योंकि शुरू में अंश ने उसकी बड़ी बहन के साथ बातचीत की थी।
अंश और पूरे अपूर्व परिवार का शुरुआती निशाना उसकी बड़ी बहन थी। केवल जब उसने अंश में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तभी उसने मुड़कर उसे पटाना शुरू किया। ये हमेशा से उसकी आंख का कांटा रहा था, कुछ ऐसा जिसे कहने की दूसरों ने हिम्मत नहीं की। फिर भी यहाँ प्रीति थी जो अचानक और बिना किसी संकोच के ये कह रही थी। रानमो ने कहा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस एक नाजायज औलाद, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। रानमो गुस्से से जल उठी और उसने प्रीति को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन प्रीति पूरी तरह से तैयार थी और उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। दूसरी बहन, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया? तुम वाकई हमारी बड़ी बहन जितनी अच्छी नहीं हो। वह तुम्हारी तरह हिंसा का सहारा कभी नहीं लेगी। रानमो लगभग गुस्से से मर गई थी क्योंकि वह चिल्लाई, प्रीति, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसकी चीख ने किरण और गुल दोनों को आकर्षित किया, जो दोनों जल्दी से बेडरूम से बाहर आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे और लिविंग रूम में पहुंचे। तुम क्या कर रही हो? प्रीति, तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी का हाथ अभी छोड़ो। तुम उसे चोट पहुंचा रही हो। जोर से पूछते हुए किरण प्रीति के कपड़े फाड़ने के लिए आगे बढ़ी। इससे पहले कि किरण उसे छू पाती, प्रीति ने रानमो को छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गई। तुम्हारा मतलब मैं क्या कर रही हूँ से क्या है? ये साफ तौर पर तुम्हारी बेटी थी जिसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। क्या मुझे बस खड़े होकर उसे मुझे मारने देना चाहिए था? रानमो पहले ही किरण की बाहों में खुद को फेंक चुकी थी और रोना शुरू कर दिया था। माँ, इसे मार डालो, इसे जल्दी मार डालो। मैं इसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। इसने मेरा मजाक उड़ाया और यह मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही है। किरण का चेहरा बदल गया। प्रीति, तुम रानमो के बॉयफ्रेंड को भी चुराना चाहती हो? तुम्हें आईने में देखकर खुद से पूछना चाहिए कि क्या तुम इसके लायक हो। तुम बिल्कुल अपनी लोमड़ी आत्मा वाली माँ जैसी हो। दूसरी औरत बनना पसंद करती हो, दूसरों के मर्दों को छीनती हो। नीच। किरण मैडम, अगर आप इसी तरह कोसती रहीं तो मैं वाकई आपकी बेटी को नीचा दिखाने के लिए अंश को छीनने के बारे में सोचना शुरू कर दूंगी। प्रीति का हाव भाव बर्फ जैसा ठंडा था। मुझे उकसाओ मत, क्योंकि जब मुझे उकसाया जाता है तो मैं कुछ भी करने में सक्षम हूँ। 6. तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपने भ्रम से मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड को सचमुच छीन सकती हो? तुम खुद को ज्यादा आंक रही हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं आसमान जितनी ऊंची हैं, लेकिन तुम्हारा नसीब कागज जितना पतला है। अचानक प्रीति के होंठों पर एक मजाकिया मुस्कान आई। ओह, क्या तुम शर्त लगाने को तैयार हो? अगर मैं अंश को छीनने में कामयाब रही तो क्या तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगी, उससे दूर रहने की भीख मांगोगी? प्रीति, तुम सचमुच बेशर्म हो। तुम्हें कहां से आत्मविश्वास मिलता है कि अंश तुम्हें पसंद करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बूढ़े मालिक ने तुम्हें थोड़ी सी शिष्टता दिखाई और तुम अभिमानी हो गई और अपना उपनाम भूल गई हो? अपूर्व परिवार को केवल गुप्ता परिवार की बेटी के साथ शादी का गठबंधन चाहिए। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी बेटी है। किरण मैडम भूल गई हैं, लेकिन अब मेरा उपनाम भी गुप्ता है। इसके अलावा मुझे दूसरी बहन से ज्यादा बूढ़े मालिक का पक्ष मिलता है, तो जाहिर है अंश मुझे ज्यादा पसंद करेगा, है ना? प्रीति ने माथे पर बल डाला। मूल रूप से मुझे उस अंश में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तुम और तुम्हारी बेटी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। ये दावा कर रही हो कि मैं उसे चुराना चाहती हूँ। इसने अब मुझे थोड़ी दिलचस्पी दे दी है। कैसा रहेगा मैं एक कोशिश करूँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए? किरण और रानमो दोनों दंग रह गईं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रीति सचमुच उसे चुराने पर विचार करेगी। दोनों अवाक रह गए। किनारे खड़ी गुल ने सिर हिलाया। बस करो, झगड़ा बंद करो। रानमो, तुम फिर से इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? ध्यान रखना कहीं खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी न मार लो। अब तुरंत अपनी तीसरी बहन से माफी मांगो। रानमो गुस्से में पांव पटकते हुए बोली, बड़ी बहन, तुम फिर से इस नाजायज औलाद का पक्ष ले रही हो। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? वह मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही है, उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। गुल मदद नहीं कर सकी, लेकिन आह भरी। प्रीति की ओर मुड़ी। तीसरी बहन, मैं दूसरी बहन की ओर से माफी मांगती हूँ। वह छोटी है और चीजों को नहीं समझती, प्यार के मामलों में हमेशा ज्यादा संवेदनशील रहती है। इसे दिल पर मत लो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अंश में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगली बार जब रानमो ऐसा कुछ कहे तो बस उसे हवा की तरह समझना। प्रीति ने अनिश्चितता दिखाई। मैं समझ गई, बड़ी बहन। अगली बार जब रानमो ऐसा कुछ कहेगी तो वह निश्चित रूप से और ज्यादा भयंकर तरीके से जवाबी हमला करेगी। बिना किसी कारण के उस पर अपने बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश करने का झूठा आरोप लगाना, जैसे कोई पागल हो। वह निश्चित रूप से उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन रानमो भड़क उठी। बड़ी बहन, तुमने नहीं देखा कि प्रीति अंश के प्रति कितनी चापलूसी कर रही थी? जिस तरह से उसने उसे अपनी आंखों से देखा, एक लोमड़ी आत्मा की तरह मुस्कुरा रही थी। उसके इरादे साफ तौर पर अच्छे नहीं हैं। प्रीति ठंडी हंसी हंसी। तुम सचमुच मनोरंजक हो। अभी तुम शिकायत कर रही थी कि मैं अंश को विदा करते समय पर्याप्त विनम्र नहीं थी, और अब तुम मुझ पर उसकी चापलूसी करने का आरोप लगा रही हो। क्या तुम्हें इसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता? गुल बीच में आई। बस बहुत हुआ रानीन, ये तमाशा बंद करो। अंश सबको पसंद नहीं है। तुम्हारी तीसरी बहन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने संदेह उस पर मत थोपो। अगर तुम इतनी चिंतित हो तो उसे अपने निजी विला में ले जाओ डेट के लिए, और उसे घर पर आने के लिए मत कहो। मैं उसके साथ अकेले बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कोई फोटो न खींच ले, है ना? इसके अलावा मेरा विला बहुत छोटा है, ये दिखाने लायक नहीं है। वहाँ अंश को डेट करना अपमानजनक होगा। रानीन ने गुस्से से प्रीति को घूरा। अगर दादाजी विला नंबर 7 मुझे देने को तैयार होते तो मैं बहुत पहले वहाँ चली गई होती और घर पर यह झुंझलाहट बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। कोई बेशर्म मेरे घोंसले को चुराना चाहता है, ये बहुत परेशान करने वाला है। प्रीति ने हैरानी का नाटक किया। ओह, तो तुम्हें मेरे यहाँ रहने से परेशानी है? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मैं अभी जाकर दादाजी से बात करती हूँ। मुझे यहाँ रहने में बहुत असहजता महसूस हो रही है। मैं विला नंबर 7 में जाना चाहती हूँ।
ये कहते हुए उसने जाने के लिए मुड़ी। रानीन ने झट से उसे पकड़ लिया। अब वह रोया कोस नहीं रही थी और अब वह प्यार से बोल सकती थी, मत जाओ, तुम इतनी गर्म मिजाज क्यों हो? तीसरी बहन, मैंने तुम्हें नहीं कहा, गलत मत समझो। प्रीति ने व्यंग्य किया, मेरी समझ इतनी भी खराब नहीं है, मुझे यकीन है कि मैंने गलत नहीं समझा। रानीन ने उसकी बांह कसकर पकड़ी, जाने से इनकार कर दिया, अगर मैंने अभी कुछ गलत कहा हो तो दिल पर मत लेना। मैं बस ऐसे ही बोलती हूँ, मेरा तुम्हें दुखी करने का इरादा नहीं है। तुम जब तक चाहो घर पर ही रहो। उसने नौकरों से कहा, ओह, और क्या तुमने पर्याप्त खा लिया है? अगर नहीं तो मैं नौकरों से तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनवा सकती हूँ। तुम रोज नूडल्स पर कैसे गुजारा कर सकती हो? कोई, जल्दी जाओ और तीसरी बहन के लिए ब्रेस्ड पोर्क, रोस्ट डक और भुनी हुई मेमने की टांग बनाओ। नौकरों ने भ्रमित होकर एक दूसरे को देखा। क्या दूसरी मालकिन सचमुच उनसे खाना बनाने के लिए कह रही है या वह सिर्फ दिखावा कर रही है? वे ऐसा कुछ करके डांट नहीं खाना चाहते जो बाद में दूसरी मालकिन के गुस्से को भड़का सकता है। नौकरों को स्थिर देखकर रानीन ने भान सिकोड़ी और डांटा, क्या अब मैं यहाँ प्रभारी नहीं हूँ? तुम क्यों खड़े हो? अभी जाओ और खाना बनाओ। कोई जरूरत नहीं है, प्रीति ने बीच में टोक दिया, मैंने पहले ही खा लिया है, आपकी तकलीफ के लिए धन्यवाद दूसरी बहन, लेकिन खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो तीसरी बहन, तुम जा नहीं रही हो, है ना? तुम दादाजी के पास नहीं जा रही हो? ओह माय गॉड, समय देखो, तुम अस्पताल में अपने व्यस्त दिन से थक गई होगी, तुम्हें ऊपर जाकर आराम करना चाहिए। प्रीति, उसकी बांह पर पकड़ से दर्द हो रहा था, उसने झट से रानीन का हाथ हटाया, दूसरी बहन नहीं चाहती कि मैं जाऊं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अनिच्छा से रुकूंगी, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी संदेह है कि मैं तुम्हारे प्रेमी के पीछे हूं? बिल्कुल नहीं, तीसरी बहन मेरे प्रेमी में क्यों दिलचस्पी लेगी? मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, तुम्हें चिढ़ा रही थी। क्या तुमने इसे गंभीरता से ले लिया? चिंता मत करो, दादाजी यहाँ हैं, वह तुम्हें निश्चित रूप से बेहतर इंसान ढूंढेंगे। क्या हम गुप्ता परिवार की लड़कियों में पुरुषों की कमी है? तुम्हें मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ। प्रीति खुद को रानीन की इतनी जल्दी अपनी चाल बदलने की क्षमता की प्रशंसा करने से नहीं रोक पाई। गुप्ता परिवार की बेटियां वास्तव में मूर्ख नहीं थीं। यहाँ तक कि सबसे लापरवाह और बिगड़ी हुई दिखने वाली दूसरी मालकिन, जब वह नर्म पड़ती है तो वह बेहद वाकपटु साबित होती है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में विला नंबर 7 चाहती है, इस डर से कि संपत्ति वास्तव में उसके हाथों में न चली जाए, वह एक के बाद एक फुसला रही है। दूसरी बहन के ऐसे मजाक भविष्य में कम होने चाहिए, या अगर मैं किसी दिन उन्हें गंभीरता से ले लूं और वास्तव में तुम्हारे प्रेमी के लिए प्रतिस्पर्धा करूं तो क्या होगा? ये हम बहनों के बीच की सद्भाव को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हें नहीं लगता? रानीन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी दांत पीसकर कहा, ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसकी खींची हुई मुस्कान और उमड़ते गुस्से को देखकर, जिसे उसे अभी भी नियंत्रण में रखना था, प्रीति का मूड खुश हो गया। देर हो रही है, मैं ऊपर जाकर आराम कर रही हूँ। तुम्हें भी जल्दी ही आराम करना चाहिए, दूसरी बहन, और तुम भी, बड़ी बहन। अपना भाषण समाप्त करने के बाद वह मुड़ी और ऊपर चली गई। उसका प्रस्थान आकस्मिक और आरामदायक था, मानो ये जगह वास्तव में उसका अपना घर हो। ड्राइंग रूम में रानीन ने प्रीति के बेडरूम में प्रवेश करने तक इंतजार किया, इससे पहले कि उसका भाव उदास हो गया। मेरे जीवन में मुझे कभी भी इस तरह से अपमानित नहीं होना पड़ा। वह इसके लिए भुगतान करेगी, एक दिन मैं सुनिश्चित करूंगी कि उसे उसका हक मिले। गुल ने उसे एक नजर दी। बस बहुत हो गया, तुम्हारे पास कोई वास्तविक कौशल नहीं है, बस परेशानी खड़ी करने में अच्छी हो। तुम कब बड़ी होगी? तुम प्रीति से 3 साल बड़ी हो, फिर भी तुम उसकी तरह स्थिर नहीं हो। तुम्हारे हस्तक्षेप की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अच्छा इंसान बनने का नाटक करना पसंद है। बस तब तक इंतजार करो जब तक प्रीति तुम्हारा आदमी भी न चुरा ले, फिर मैं देखूंगी कि तुम क्या करती हो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अब भी उतनी शांत और संयमित रहोगी। फिर से वही बात, तुम हमेशा क्यों सोचती हो कि दूसरी महिलाएं तुम्हारे प्रेमी पर नजर रख रही हैं? वह एक बदनाम प्लेबॉय है। बेहतर होगा कि तुम उसे नियंत्रण में रखो, या इससे भी बेहतर, बस उससे अलग हो जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसे तुम नियंत्रित कर सको, क्योंकि अंश तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। तुम अंश को बिल्कुल नहीं समझती, बड़ी बहन। वह प्लेबॉय नहीं है, वह मेरे प्रति बहुत समर्पित है और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। मैं उससे क्यों अलग हो जाऊं? उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि और दिखावट मेरे लिए एकदम सही मेल है। अगर हम अलग हो गए तो क्या मैं उससे बेहतर किसी को ढूंढ पाऊंगी? गुल ने सिर हिलाया। तुम जो भी कहो, बस बाद में पछताना मत। मुझे पछतावा नहीं होगा, बस ये सुनिश्चित करो कि तुम्हें पछतावा न हो, बड़ी बहन। गुल जानती थी कि उसके कहने का क्या मतलब था। वह कह रही थी कि गुल को अंश को अस्वीकार करने का पछतावा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी बहन को यह नहीं पता था कि अंश को अस्वीकार करने का एक महत्वपूर्ण कारण प्रीति भी थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि अंश की माँ, एक बहुत सक्षम और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली व्यवसायी, शादी में एक शक्तिशाली गठबंधन बनाएगी जो उसकी अपनी शक्ति और प्रभाव के विस्तार में मदद करेगी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंश में उसकी माँ के प्रशंसनीय गुण नहीं होंगे। इसके बजाय अपूर्व की तरह वह सुंदरता से आसानी से विचलित होने वाला आदमी था। उस दिन अपूर्व के कार्यालय में उसके सामने अंश प्रीति पर अपना लाड छिपाने में मुश्किल से सक्षम था, यहाँ तक कि कई बार सोच में खो गया था। वह ऐसा आदमी नहीं चाहेगी जो अपने निचले हिस्से से सोचता हो, अन्यथा शादी के बाद उसे अनगिनत परेशानी वाले मुद्दों से निपटना पड़ेगा। वह अपनी माँ के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहती थी। गुल, तुम्हें हमेशा अपनी बहन की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अंश वास्तव में काफी ठीक है। पुरुषों के लिए शादी से पहले थोड़ा फ्लर्टी होना सामान्य है, शादी के बाद ये बेहतर हो जाएगा, किरण ने असंतोष से कहा। वह तुम्हारी बहन के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। हर समय इतना निराशावादी होना बंद करो। तुम्हें प्रीति के खिलाफ अपनी बहन के साथ एकजुट होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है।
तुम दोनों खून के रिश्ते हो, अपनी प्राथमिकताओं को गड़बड़ मत करो, किरण ने आगे कहा। क्या शादी से पहले पिताजी प्लेबॉय नहीं थे? क्या वह शादी के बाद बदल गए? उनका नाजायज बच्चा कहाँ से आया? किसी का स्वभाव सिर्फ शादी की वजह से नहीं बदलता। तुम पहले ही कड़वा फल चख चुकी हो, तुम अब भी इतनी भोली कैसे हो सकती हो? गुल का स्वर और ठंडा हो गया। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि सभी रखेलों ने बेटियां पैदा की, बेटे नहीं। अन्यथा दादाजी गुल को छोड़ सकते थे और एक और पोते को तैयार करना शुरू कर सकते थे। किरण का चेहरा उदास हो गया। आश्वस्त रहो, मैं कभी किसी को वह लेने नहीं दूंगी जो तुम्हारे भाई का है। गुप्ता परिवार की हर चीज तुम भाई बहनों के लिए है। अगर कोई और दखल देने की कोशिश करता है तो उन्हें देखना होगा कि क्या मैं, उनकी माँ, इसकी अनुमति दूंगी। ठीक है, तुम सक्षम हो। फोन तीसरे तल का बेडरूम। ऊपर तीसरे तल के बेडरूम में प्रीति पहले ही अपने पायजामे में बदल चुकी थी और बिस्तर पर लेटी थी। नीचे से बातचीत की अस्पष्ट आवाज ने उसे सोने की किसी भी इच्छा से वंचित कर दिया। अगर यह उसका अपना घर होता तो वह अब तक सो चुकी होती। लेकिन यहाँ गुप्ता परिवार में उसकी मृत माँ के विचार हमेशा आ जाते थे, जिससे उसे आराम करना मुश्किल हो जाता था। अचानक उसका फोन बजा। प्रीति ने जांच की और देखा कि यह आकाश के सहायक का एक संदेश था। छोटी मालकिन, अध्यक्ष आकाश बीमार हैं, लेकिन वह ये नहीं बताएंगे कि क्या गलत है, न ही वह डॉक्टर को बुलाएंगे। उनका चेहरा इतना पीला है कि यह डरावना है। क्या आप कृपया आकर उन्हें देख सकती हैं? मैंने आपको संदेश भेजने की आज़ादी ली। अध्यक्ष आकाश ने मुझे आपको फ़ोन करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि वह जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उसके हकदार हैं और उनकी स्थिति बहुत अजीब लग रही है। मुझे वास्तव में चिंता है कि वह खतरे में हो सकते हैं। वह अब ऊपर भी नहीं जा सकते, बस सोफे पर बैठे हैं, जोर दे रहे हैं कि मैं जाऊं, लेकिन उनकी स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं लग रही है। मैंने जाने की हिम्मत नहीं की। प्रीति चौंक गई। वह ऊपर भी नहीं जा सकते? इतना गंभीर? क्या ये किसी प्रकार की तीव्र बीमारी हो सकती है? क्या वह हमेशा अच्छे स्वास्थ्य में नहीं रहते थे? उसकी चिकित्सा सहज प्रवृत्ति ने प्रीति को अवचेतन रूप से उठा दिया। बदलने की परवाह किए बिना उसने एक ओवरकोट फेंका और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। आकाश का विला। ड्राइंग रूम में रानलीन ने प्रीति को फिर से जाते हुए देखा और जल्दी से उसे रोका। तीसरी बहन, तुम अब कहाँ जा रही हो? तुम फिर से दादाजी से मिलने तो नहीं जा रही हो, है ना? नहीं, एक मरीज अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, मुझे जाकर देखना होगा। तभी रानलीन ने उसे जाने दिया। ओह, डॉक्टर बनना वास्तव में कठिन है। हमेशा आधी रात को लोगों को बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है, लेकिन सुनिश्चित करो कि उन्हें बचाने के बाद तुम जल्दी वापस आ जाओ। दादाजी को परेशान मत करना, बहुत देर हो गई है, वह पहले ही सो चुके हैं। प्रीति उसके साथ निपटने के मूड में नहीं थी। उसने अपने बूट बदले और फिर चली गई। 20 मिनट बाद प्रीति अपनी कार से उतरते ही एक मेडिकल बॉक्स लेकर आकाश के विला में पहुंची। योगेश तुरंत उसका अभिवादन करने आया, चौंका और खुश दोनों। छोटी मालकिन, आप वास्तव में आई? मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगी। क्या तुम्हारा बॉस बीमार नहीं है? आखिरकार उन्होंने हमारे अस्पताल को काफी दान दिया है, मुझे आकर उन्हें देखना पड़ा। साथ ही मुझे छोटी मालकिन कहना बंद करो, मैं अब वह नहीं हूँ। ओह, तो कृपया जल्दी से अंदर जाओ। प्रीति ने उसे एक शब्दहीन नजर दी। उसके पास शीर्षक पर बहस करने का समय नहीं था। वह ड्राइंग रूम में प्रवेश कर गई। ड्राइंग रूम में बत्तियां जल रही थीं और आकाश सोफे पर सिकुड़कर बैठा था। उसका चेहरा पीला और उसका भाव दर्दनाक था। जिस क्षण उसने प्रीति को देखा वह चौंक गया और फिर उसके पीछे आने वाले सहायक की ओर मुड़ा। तुम मेरे शब्दों की तेजी से अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें कल काम पर नहीं आना है। योगेश सिकुड़ गया, बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन प्रीति ने कहा, इतने कर्तव्यनिष्ठ सहायक के साथ तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। अगर तुम उसे भेज देते हो तो तुम्हारे लिए गुलामी करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे ही उसने बात की, उसने मेडिकल बॉक्स को कॉफी टेबल पर रखा, फिर आकाश के बगल में बैठ गई, उसकी कलाई उठाई और उसकी नाड़ी का निदान करना शुरू कर दिया। एक पल बाद उसने भान सिकोड़ी, तुम्हारे सीने में दर्द है ना? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी शुरुआत बहुत जल्दी है। सहायक चौंक गया। छोटी मालकिन, क्या अध्यक्ष आकाश को हृदय रोग है? लेकिन पिछली चिकित्सा जांचों के दौरान उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहा है। ये वंशानुगत होना चाहिए, यह एक पारंपरिक हृदय रोग नहीं है, यह एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। हालांकि दादी माँ को बहुत देर से बीमारी हुई थी और अध्यक्ष श्री वर्ण अपनी उम्र में काफी जल्दी थे। तुम्हारे बॉस का अब बीमार होना अजीब है। सौभाग्य से वह जवान और मजबूत है, अन्यथा वह इतने लंबे समय तक सहन नहीं कर पाता, वह बच नहीं पाता। जैसे ही प्रीति ने बात की, उसने एक सुई निकाली और उसे आकाश के सिर में डाला। मैं अभी के लिए दर्द से राहत दूंगी। औपचारिक उपचार के दौरान तुम बाद में खून की उल्टी करोगे, तुम वह कहाँ करना चाहोगे? वह स्वच्छता के प्रति विशेष था, शायद अपने आप पर या सोफे पर उल्टी करना मुश्किल लगता होगा। स्थिति पिछली बार श्री वर्ण के बीमार होने जितनी तत्काल नहीं थी। आकाश को निर्णय लेने देने का समय था। सुई डालने पर आकाश ने तुरंत अपने सीने में दर्द को बहुत कम होते हुए महसूस किया और उसकी सांस लेना अधिक सुचारू हो गया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। चलो बाथरूम चलते हैं। प्रीति ने सिर हिलाया, मेडिकल बॉक्स उठाया और उसे सहारा देने के किसी भी इरादे के बिना ऊपर की ओर बढ़ गई। ये योगेश था जिसने आकाश की बांह को स्थिर करने के लिए आगे बढ़ा। आकाश हालांकि उसे हटा दिया। ये ठीक है, तुम जा सकते हो। योगेश ने पालन किया और चला गया। प्रीति के वहां होने से उसे पूरी तरह से आश्वस्त महसूस हुआ। वह भाग गया जैसे कि तीसरा पहिया होने से डरता हो। आकाश ऊपर बाथरूम गया, फिर देखा कि प्रीति ने पहले ही अपना मेडिकल बॉक्स खोल दिया था और उसे वॉश बेसिन पर रख दिया था। कुछ आवश्यक दवाओं के अलावा उसका बॉक्स ज्यादातर एक्यूपंक्चर सुइयों से भरा था। उस पल व्यवस्थित ढंग से सजी सुइयां बॉक्स में पड़ी थीं, रोशनी के नीचे चमकती चांदी की तरह, अकारण ही आराम देने वाली थीं। उसे स्थिर खड़े देखकर प्रीति ने बात की, तुम किस बारे में सोच रहे हो?
अपनी कमीज उतारो, एक्यूपंक्चर पॉइंट तुम्हारे सीने पर हैं। आकाश ने अपना सूट और कमीज हटा दी, अपने ऊपरी शरीर को प्रकट किया। उसके लगभग उत्तम मांसपेशीय रूपरेखा और मजबूत पेट को देखकर प्रीति का दिल अभी भी अनियंत्रित रूप से तेजी से धड़क उठा। वास्तव में इतना व्यायाम करने और इतना लुभावना दिखने का क्या मतलब है? सौभाग्य से जैसे ही उसने काम करना शुरू किया, वह फिर से केंद्रित हो गई और सुई दर सुई आकाश ने जल्द ही एक मुंह भर खून थूका। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दिल को जकड़ने वाली तंग सनसनी गायब हो गई थी। वह वास्तव में प्रभावशाली थी। केवल मुझे छू सकती हो अगर पसंद है। उसके मुंह में जंग का स्वाद भर गया। आकाश ने नल चालू किया, अपना मुंह धोने के लिए कुछ पानी लिया और फिर से सीधा खड़ा हो गया, प्रीति को खाली देखते हुए। धन्यवाद। प्रीति ने जल्दबाजी किए बिना सुई निकाली। हम दूसरों के साथ वह विनम्रता से कहती, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। लेकिन आकाश का सामना करते हुए वह वास्तव में उसके धन्यवाद की हकदार थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं बीमार हूं तो तुम मुझे नहीं बचाओगी? यह शायद व्यावसायिक खतरा शुरू हो रहा है। लेकिन तुम बहुत समय से डॉक्टर नहीं हो, तुमने शायद अभी तक व्यावसायिक बीमारी विकसित नहीं की होगी। तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तो क्या यह संभव है कि तुम अभी भी मेरी थोड़ी परवाह करती हो? प्रीति ने एक संक्षिप्त नजर उस पर उठाई। नहीं। फिर उसने अपनी पलकें झुकाईं और सुइयों को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया जब तक कि उसने उन सभी को बाहर नहीं निकाल लिया और उन्हें व्यवस्थित ढंग से मेडिकल बॉक्स में पैक नहीं कर दिया। फिर उसने मेडिकल बॉक्स उठाया और दरवाजे की ओर चल पड़ी। आकाश ने उसे एक तेज गति में वापस खींचा, उसकी बांह उसकी कमर को घेर लिया, उसे कसकर पकड़ लिया। मत जाओ। प्रीति के हाथ से मेडिकल बॉक्स जमीन पर गिर गया। उसने एक्यूपंक्चर के लिए अपनी कमीज उतार दी थी और अब उसका चेहरा उसकी गर्म त्वचा के खिलाफ दबा हुआ था। वे कहते हैं कि सुंदरता दिल को मोह लेती है और उसे लगा कि पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं। शायद सुंदरता केवल महिलाओं को संदर्भित नहीं करती है बल्कि सुंदर पुरुषों को भी शामिल करती है। प्रीति ने अपना मन स्थिर किया, अपने सामने सुंदर पुरुष को ऊपर देखा। आकाश, यह मत सोचो कि तुम अपने सुंदर चेहरे की वजह से तुम्हारा इलाज करने वाले डॉक्टर के साथ आज़ादी ले सकते हो। आकाश के दिल में एक भावना झिलमिलाहट हुई, तुम्हें सुंदर वाले पसंद हैं, अन्यथा बदसूरत वालों को कौन पसंद करेगा? इसका मतलब है कि उसे अभी भी एक फायदा था। उसने प्रीति का हाथ लिया और उसे अपने पेट पर रख दिया। तुम्हें एब्स भी पसंद है ना? प्रीति ने अनासक्त होकर उन्हें महसूस किया। आकाश के हल्के कंपन को महसूस करते हुए वह अचानक मुस्कुराई। इसे परामर्श शुल्क के रूप में इस्तेमाल करना बुरा नहीं है। आज मैं तुमसे शुल्क नहीं लूंगी, विलियम। आकाश जम गया। तुमने मुझे क्या कहा? विलियम। हाँ, क्या उन बारों में पुरुष मॉडल सभी समान नकली नामों का उपयोग नहीं करते हैं? जैसे विलियम, टोनी, जॉर्ज और इस तरह के। तुम सुंदर दिखते हो, इसलिए तुम्हें विलियम कहना समझदारी है। अपने उच्च आईक्यू के साथ भी आकाश यह नहीं देख सका कि विलियम कहे जाने का क्या मतलब था। लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं था। उसका नर्म हाथ अभी भी उसके एब्स को सहला रहा था, आगे और पीछे झटके की एक श्रृंखला प्रेरित कर रहा था। उसने एक तेज सांस ली, उसे और भी कसकर पकड़ लिया। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम केवल मुझे छू सकती हो, बार में किसी भी मॉडल को नहीं छूना। प्रीति को उसके द्वारा इतना कसकर पकड़ा गया था कि उसकी छाती और पेट को छूना असुविधाजनक हो गया, इसलिए उसने अपनी निचली पीठ और रीढ़ को सहलाना शुरू कर दिया। फिर सफलतापूर्वक आकाश को फिर से तेज सांस लेते हुए सुना। वह चुपचाप हंस पड़ी, उस पर झुक गई। उसने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया था कि वह कितना मजेदार था। आकाश ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रीति आज इतनी आगे बढ़ेगी। उसे पकड़कर उसने अनिश्चित रूप से पूछा, यिन, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या हमें बेडरूम में जाना चाहिए? प्रीति ने अपना सिर उठाया और उसे घूरा। तुम क्या सोच रहे हो? तुम आज रात लगभग मर गए थे, क्या तुम वह जानते हो? तुम्हें बिस्तर पर लेटना चाहिए, आज रात अच्छी तरह से आराम करना चाहिए, या इससे भी बेहतर कुछ दिनों के लिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे आराम की जरूरत है। तुम्हें लगता है? क्या तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ? क्या तुम समझते हो या मैं समझती हूँ? आकाश को उस पल वास्तव में ठीक महसूस हो रहा था और वह मैं समझता हूँ कहना चाहता था, लेकिन प्रीति को गुस्से से फूला हुआ देखकर उसने अपना जवाब बदल दिया। तुम समझती हो? मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं आराम करूंगा। लेकिन भले ही उसने ऐसा कहा, वह प्रीति को छोड़ने के किसी भी इरादे में नहीं लग रहा था। प्रीति ने भी उसे दूर धक्का नहीं दिया। उसने उसकी कलाई पकड़ी और फिर से उसकी नाड़ी को छुआ। आज तुम्हें क्या परेशान किया? नाड़ी बहुत अनियमित है और तुम्हारे धड़कन तेज हो गए हैं। तुम अभी भी डॉक्टर को नहीं दिखाओगे? क्या तुम जीने से तंग आ चुके हो? मैं तंग नहीं आया हूँ, मैं विशेष रूप से परेशान भी नहीं हुआ हूँ। बस अचानक याद आया कि मैंने पहले तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है और यह मेरे दिल पर भारी पड़ रहा है। तो तुमने योगेश को मेरा इलाज करने के लिए बुलाने से इनकार कर दिया। खुद को सजा दे रहे हो? हाँ। प्रीति का दिल थोड़ा कांप गया। उसके अलावा कोई नहीं जानता था कि उसके वंशानुगत धड़कन के एपिसोड कितने दर्दनाक हो सकते हैं। दादी माँ और श्री वर्ण को उनके एंजाइना के हमलों के दौरान इतना दर्द होता था कि वे लगभग चेतना खो देते थे। फिर भी आकाश ये सब सहन करने में कामयाब रहा। इतना दर्द और फिर भी उसने अपने सहायक को उसे इलाज के लिए बुलाने नहीं दिया। क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है? क्या वह अपनी जान से नहीं डरता? उसके लिए दिल का दर्द का वह एहसास फिर से वापस आ गया। ठीक वैसे ही जैसे पहले जब भी वह देखता था कि उसके माता पिता उसके भाई का पक्ष लेते हैं, उसके साथ स्नेह के बिना व्यवहार करते हैं, तो उसे दिल का दर्द महसूस होता था। जहां दर्द और प्यार आपस में जुड़ जाते थे, उसे गहराई में खींचते थे, जब तक कि वह उससे इतना प्यार नहीं करने लगी कि उसने खुद को पूरी तरह से खो दिया। नहीं, वह फिर से वही गलती नहीं कर सकती थी। उसके लिए दुख महसूस करना सिर्फ उसकी अपनी दुर्भाग्य की शुरुआत थी। प्रीति ने पूरी ताकत से आकाश को दूर धक्का दिया, मेडिकल बॉक्स उठाया और बाहर चल पड़ी। लेकिन आकाश तुरंत उसके पीछे भागा, उसे एक बार फिर गले लगाया। प्रीति, मत जाओ, मुझे जाने दो, तुम्हारा इलाज खत्म हो गया है, मुझे जाना चाहिए।
मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें अब जाने दिया तो कुछ दिनों में तुम मेरी नहीं रहोगी। प्रीति का दम घुट रहा था, उसकी आवाज दबी हुई थी। कुछ दिनों में मैं तुम्हारी नहीं रहूंगी, इसका क्या मतलब है? मैं अभी भी तुम्हारी नहीं हूं। अब तुम हो। प्रीति में उससे बहस करने की ऊर्जा नहीं थी। मुझे जाने दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें थोड़ा और पकड़ना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। अगली बार जब तुम बीमार पड़ो तो तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। अतीत को अतीत रहने दो। तुमने अपना तलाक समझौता भुगतान कर दिया है। अध्यक्ष श्रीवर्ण ने भी तुम्हारी ओर से मुझे 1 अरब दिया है। ये भरपाई करने के लिए पर्याप्त से अधिक रहा है। तुम्हें अब खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है। समय और पैसा सभी घावों को भर सकते हैं। अगर वे नहीं भरते हैं तो ये बस इसलिए है क्योंकि पर्याप्त समय या पैसा नहीं था। प्रीति को लगा कि इतने समय के बाद और इतना पैसा मिलने के बाद भले ही आकाश आस्था का पक्ष लेना और उसकी रक्षा करना जारी रखे, वह अब इन सबका सामना शांति से कर सकती है। एक पल बाद उसने आकाश को दूर धक्का दिया और मेडिकल बॉक्स के साथ चली गई। आकाश दूसरी मंजिल पर खड़ा था, उसकी पीछे हटती आकृति को देख रहा था। अचानक अपने अंदर एक बड़ा खालीपन महसूस कर रहा था। सहायक कई भोजन बॉक्स ले जा रहा था, अंदर चला गया और अपने बॉस को वहां कमीज के बिना खड़े, सोच में खोए और गतिहीन देखा। वहां भरने से खुद को नहीं रोक सका। हाय, बॉस ने कपड़े उतार दिए और सब कुछ खुला कर दिया, फिर भी वह किसी को रोक नहीं सका। ये दयनीय है। उसने खाने को डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अध्यक्ष आकाश, मैं आपके लिए रात का खाना लाया हूँ, कृपया थोड़ा खा लें। अन्यथा आप इसे जारी नहीं रख सकते, आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। आकाश वास्तविकता में वापस आया और नीचे आया। उसने सोफे से आकस्मिक रूप से एक पतला कंबल उठाया और उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। इस बार इसे जाने दो, लेकिन अगली बार तुम्हें प्रीति को ढूंढने की पहल करने की अनुमति नहीं है। सहायक अच्छी तरह से जानता था कि बॉस अभी भी प्रीति को आना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वह उसके योग्य नहीं है और उसे ढूंढने के लिए बहुत शर्मिंदा था। हाँ अध्यक्ष आकाश, अगली बार मैं छोटी मालकिन को ढूंढने से पहले आपको निश्चित रूप से रिपोर्ट करूंगा। उसने उत्सुकता से भोजन बॉक्स खोले। सब कुछ अभी भी गर्म है, कृपया जल्दी खाओ। अगर तुम छोटी मालकिन को फिर से पीछा करना चाहते हो तो तुम्हें ताकत की जरूरत है। आकाश डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वह नहीं चाहती कि मैं उसका पीछा करूं। ओह चलो भी, आप नहीं जानते, मैंने छोटी मालकिन को संदेश भेजा कि आप बीमार हैं और वह बिना रुके दौड़ती चली आई। ये स्पष्ट है कि वह वास्तव में आपके बारे में चिंतित है। आकाश रुका, अपने दिल में थोड़ी गर्मी महसूस कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। वह बस एक पेशेवर प्रतिक्रिया है, किसी को बचाने की एक अवचेतन इच्छा। निश्चित रूप से नहीं, आप छोटी मालकिन के दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं। वह बाकी सभी के साथ बहुत विनम्र है, लेकिन आपके साथ नहीं। वह आपके साथ बिल्कुल भी कोई दिखावा नहीं करती है। वह इसलिए क्योंकि मैं उस पर कर्जदार हूँ। योगेश खुद का सिर खुजाने से खुद को नहीं रोक सका। अगर तुम उसके कर्जदार हो और अगर बात वहां आती है तो जीवन भर के लिए उसकी भरपाई करो। जिद्दी लोग लगातार वालों से डरेंगे, तुम्हें बस बेशरम होने और उसे थोड़ा और परेशान करने की जरूरत है। वरिष्ठ अध्यक्ष श्रीवर्ण ने भी उसका पीछा करने के लिए एक सहायक होने का नाटक किया। मैंने वह प्लॉट केवल नाटकों और उपन्यासों में देखा है, वास्तविक जीवन में कभी नहीं। अगर तुम वरिष्ठ अध्यक्ष श्रीवर्ण से भी बेहतर नहीं करते हो तो तुम कभी पकड़ नहीं पाओगे। अपने भाई का उल्लेख करते हुए आकाश ने थोड़ा भान से कुढ़ी, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया। वह अन्य मामलों को अपने भाई को सौंप सकता था, लेकिन वह प्रीति को नहीं छोड़ सकता था। लेकिन योगेश सही था, उसका भाई प्रीति का पीछा करने में बहुत समर्पित रहा था। अगर वह उसका पीछा करना चाहता था तो उसे और भी अधिक प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वह अपने भाई से पीछे छूट जाएगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं कि आकाश प्रीति का पीछा करने के लिए और क्या कर सकता है? क्या तुम मुझसे शादी करने में दिलचस्पी रखती हो? प्रीति उस समय तक गुप्ता परिवार के घर पहुंच चुकी थी। हालांकि गुप्ता परिवार के विला के बाहर उसे एक अप्रत्याशित व्यक्ति अपूर्व मिला। उसने अपनी कार बदल ली थी। गेट के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक गहरे नीले रंग की बुगाटी खड़ी थी, जो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग रही थी। उसकी स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा आकर्षक वह खुद था। उसने ब्रिटिश स्टाइल का हल्का भूरा कोट, अंदर नीले स्लेटी रंग की शर्ट और सूट पहना था। उसका पूरा व्यक्तित्व एक रईस, उच्च समाज के युवा मालिक का था, जो धन दौलत और विशेषाधिकारों में पला बड़ा था। प्रीति कार से उतरी और उसके पास चली गई। युवा मालिक अपूर्व, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काफी समय हो गया। प्रीति। अपूर्व ने धीरे से मुस्कुराया। मेरे बेकार चचेरे भाई ने मुझसे डींग मारी कि उसने तुम्हें गुप्ता निवास पर देखा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद जांच करने आया। मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम सच में यहाँ मिली। प्रीति ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यह अंश ही था जिसने ये खबर दी होगी, लेकिन अपूर्व को यह स्वीकार करते हुए सुनकर वह आह भरकर बोली, युवा मालिक अंश सच में बहुत तेज बोलते हैं। मेरे मामलों के बारे में आपको इतनी जल्दी बता दिया। क्या तुम सच में गुप्ता परिवार की तीसरी बेटी बन गई हो? बस यूं ही। अपूर्व की मुस्कान गहरी हो गई। तुम बस यूं ही कैसे कह सकती हो? गुप्ता परिवार ऐसे ही किसी बेटी को स्वीकार नहीं कर लेता। गुरानी ने तुम्हें अपनी बहन माना है तो ये पक्की बात होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम गुप्ता परिवार का हिस्सा हो। प्रीति ने उसके कोमल मुस्कुराते चेहरे को देखा, लेकिन वह खुद मुस्कुरा नहीं पाई। काश मैं न होती, पर दुर्भाग्य से ये देखकर कि वह गुप्ता परिवार की बेटी बनकर खुश नहीं थी, अपूर्व की मुस्कान भी फीकी पड़ गई। उसने हाथ बढ़ाया जैसे प्रीति का चेहरा छूने वाला हो। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? प्रीति आधा कदम पीछे हट गई, उसके हाथ को टालते हुए, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी दुर्घटना हुई थी। युवा मालिक अपूर्व, क्या आप सिर्फ मेरी पहचान की पुष्टि करने के लिए आए थे? अगर मैं गुप्ता उपनाम रखती हूँ तो क्या ये हमारे भविष्य के सहयोग को प्रभावित करेगा? अपूर्व ने हल्की भौं उठाई। क्या तुम्हें अभी भी मेरे साथ सहयोग करने की जरूरत है? तुम्हारा अस्पताल बढ़ रहा है और फल फूल रहा है, तुम्हारा करियर चरम पर है। मैंने सोचा कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। मैं तो कुछ दिनों से थोड़ा दुखी भी था। प्रीति को उसकी ऐसी बातें सुनकर अजीब लगा।
फिर भी उसने बात को टाल दिया और सीधे कहा, पूर्वी साम्राज्य इतना विशाल समूह है, मेरा छोटा सा अस्पताल स्पष्ट रूप से आपके साथ सहयोग करना चाहता है। मुझे बस आश्चर्य है कि क्या युवा मालिक अपूर्व अभी भी दिलचस्पी रखते हैं। बेशक रखता हूँ, अपूर्व ने हल्के स्वर में कहा, और अस्पताल के सहयोग के अलावा मेरे पास एक और मामला है जिस पर मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहूंगा, अगर तुम्हें दिलचस्पी हो। प्रीति थोड़ी असमंजस में पड़ गई। एक और मामला? वह क्या है? विवाह के माध्यम से गठबंधन। क्या तुम इसमें दिलचस्पी रखती हो? प्रीति को लगा कि उसने गलत सुना है और उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या युवा मालिक अपूर्व अनामिका परिवार के साथ रणनीतिक विवाह की योजना नहीं बना रहे हैं? मुझे याद है कि अनामिका के साथ आपकी शादी की तारीख करीब आ रही है ना? ये सब मीडिया द्वारा फैलाई गई बकवास है। मैंने कभी अनामिका के साथ शादी की तारीख तय नहीं की, हालांकि गठबंधन पर विचार किया गया था। हालांकि मुझे लगता है कि वह उपयुक्त नहीं है। तुम, दूसरी ओर, ऐसे गठबंधन के लिए ज्यादा उपयुक्त हो, उसने जवाब दिया। प्रीति ने तुरंत अपूर्व का मतलब समझा। आप कह रहे हैं कि अब मेरे पास गुप्ता उपनाम है, इसलिए मैं अनामिका से ज्यादा आपके लिए उपयुक्त हूँ। आप गुप्ता परिवार के साथ गठबंधन करना चाहेंगे? क्या यह आपके चचेरे भाई को मात देने और गुप्ता परिवार के साथ उसके गठबंधन की योजनाओं को विफल करने के लिए है? अगर मैं गुप्ता परिवार के साथ गठबंधन करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मेरा चचेरा भाई गुप्ता परिवार को नहीं चुन पाएगा, जो स्पष्ट रूप से मेरे फायदे में है। इसके अलावा मैं अनामिका को पसंद नहीं करता, इसलिए शादी बार बार चलती रही। लेकिन अगर ये तुम्हारे साथ हो तो मुझे लगता है कि मैं बहुत उत्सुक होऊंगा। आखिरकार हमारा सहयोग का इतिहास रहा है और हम एक दूसरे पर काफी भरोसा करते हैं, उसने समझाया। अपूर्व ने प्रीति को ध्यान से देखा। भरोसे और सहयोग की बातें तो सिर्फ उसके बहाने थे। वह वास्तव में उसी में दिलचस्पी रखता था। लेकिन अब गुप्ता परिवार की तीसरी बेटी का दर्जा जुड़ जाने से परिवार उसे उससे शादी करने पर आपत्ति नहीं करेगा। युवा मालिक अपूर्व, मुझे अभी शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और इसके अलावा गुप्ता परिवार में मेरा कोई खास दर्जा नहीं है। मेरे साथ गठबंधन करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसके विपरीत मैं तो आपको ही पीछे खींचूंगी। आपको अनामिका के साथ गठबंधन करना ज्यादा सूट करेगा, वही है जो वास्तव में आपकी मदद कर सकती है, उसने कहा। क्या वह पूरे गुप्ता परिवार को नियंत्रित कर सकती है? प्रीति, खुद को कम मत आंको। चूंकि तुम्हें गुप्ता परिवार द्वारा मान्यता मिली है, ये साबित करता है कि तुमने कम से कम श्री गुप्ता की परीक्षा पास कर ली है, अपूर्व ने धीरे से कहा। हाल के वर्षों में अपने लकवाग्रस्त पैरों के कारण श्री गुप्ता बहुत मनमौजी और चिड़चिड़े हो गए हैं। वह अपने इकलौते पोते गुल में रोज दोष निकालते हैं। अगर वह तुम्हें पहचान सकते हैं तो ये दर्शाता है कि वह तुम्हें वास्तव में पसंद करते हैं और तुम्हें भविष्य में उनका समर्थन मिलेगा। प्रीति ने अभी भी सिर हिलाया। श्री गुप्ता मेरी कद्र सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके पैरों का इलाज कर सकती हूँ। स्नेह जैसी कोई चीज नहीं है, और यह निश्चित रूप से उनके अपने पोते से तुलना नहीं कर सकती। जहां तक विवाह गठबंधन की बात है, युवा मालिक अपूर्व, इसे फिर से उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले एक बार शादी की है और मुझे वास्तव में दोबारा शादी करने की कोई इच्छा नहीं है, न ही मैं किसी और परिवार में शामिल होना चाहती हूँ। ये काफी थका देने वाला है। हम विवाह पूर्व समझौता कर सकते हैं। यह शादी महज एक आपसी सहायता होगी। शादी के बाद तुम जो करना चाहो कर सकती हो। हम बस एक नकली पति पत्नी बनकर रह सकते हैं। तुम्हें केवल कुछ जरूरी मौकों पर मेरे साथ जाना होगा और मेरी पत्नी की भूमिका निभानी होगी, बस इतना ही। प्रीति हैरान थी। नकली पति पत्नी? हाँ, शादी के बाद हम दोनों अपना अपना जीवन जिएंगे। एक बार जब मुझे समूह और परिवार के अधिकार मिल जाते हैं, अगर तुम मेरे साथ जारी रखना चाहती हो तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर तुम और नहीं चाहती हो तो तुम कभी भी मुझसे तलाक ले सकती हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी पिछली शादी ने तुम्हें बहुत दुख दिया, इसलिए अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए सहमत होती हो तो मैं तुम्हारे अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कोई शिकायत या धमकाया न जाए। इसके अलावा मैं तुम्हें गुप्ता परिवार की कॉर्पोरेट संपत्ति के लिए लड़ने में भी मदद करूंगा। मेरे समर्थन से गुटाई समूह और पूरा गुप्ता परिवार तुम्हारे हाथों में आ सकता है, ताकि तुम अपनी मर्जी से नियंत्रण कर सको। प्रीति के दिल में एक झटका लगा। वह पूरे गुप्ता परिवार को नियंत्रित कर सकती है। वह गुटाई समूह छीन सकती है। क्या किरण बिल्कुल गुस्से से पागल नहीं हो जाएगी? जयंत शायद होश खो बैठेगा, है ना? यह उन्हें मारने से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। प्रतिशोध की ज्वाला उसके दिल में भड़क उठी, जिससे वह लगभग अपना विवेक खो बैठी और अपूर्व से तुरंत सहमत हो गई। लेकिन अंत में उसने फिर भी उस आवेग को दबा दिया। धन्यवाद युवा मालिक अपूर्व, मेरे बारे में सोचने के लिए। हालांकि आप जो संभावना बता रहे हैं वह बहुत लुभावनी है। मैं वास्तव में दोबारा शादी नहीं करना चाहती, भले ही यह सुविधा की शादी हो। आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। अपूर्व के चेहरे पर अफसोस का भाव आया। ये खाली वादा नहीं है, मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करता। यह अफसोस की बात है। हमारी शादी एक शक्तिशाली गठबंधन होती और मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक था। प्रीति ने ईमानदारी से कहा, आपको अनामिका से शादी करनी चाहिए। वह एक वास्तविक शक्तिशाली गठबंधन होगा। उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि की तुलना में मैं बहुत पीछे हूँ। एक पूरे परिवार के सामने मेरी व्यक्तिगत क्षमता बहुत छोटी लगती है, और आप युवा मालिक अपूर्व स्पष्ट रूप से जानते होंगे कि वह अंतर कितना बड़ा है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी व्यक्तिगत क्षमता बिल्कुल भी छोटी है। इसके विपरीत तुम्हारी व्यक्तिगत क्षमता बहुत मजबूत है। तुम्हारा वर्तमान मंच तुम्हारी क्षमताओं को सीमित करता है, लेकिन गुप्ता परिवार के समर्थन से तुम चमकोगी। अपूर्व की आवाज में प्रशंसा और तारीफ थी। दरअसल क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, कई लोग तुम्हारी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। मेरी नज़र में तुम अनामिका और गुल जैसी धनी परिवारों द्वारा पाली गई लड़कियों से भी ज्यादा सक्षम हो। उन्हें अपने परिवार का समर्थन मिला है जो उनकी वर्तमान प्रसिद्धि का कारण है, लेकिन तुमने बिना पारिवारिक समर्थन के खुद ही सबसे उच्च स्तरीय और सबसे लोकप्रिय निजी अस्पताल बनाया है।
तुम्हारी कंप्यूटिंग प्रतिभा का तो कहना ही क्या, आज तक मैं तुम्हारी क्षमताओं की सीमा नहीं जानता। तुम सबसे अविश्वसनीय लड़की हो जिससे मैं कभी मिला हूँ। प्रीति को विश्वास नहीं था कि गुप्ता परिवार उसका समर्थन करेगा। अगर श्री गुप्ता को पता चला कि वह कुछ गलत कर रही है तो वह उसे 1 मिनट में गुप्ता परिवार से बाहर निकाल देंगे। गुप्ता परिवार की तीसरी बेटी बनने की उसकी सहमति, गुप्ता परिवार के घर में जाने की उसकी सहमति, परिवार की दौलत हड़पने के बारे में नहीं थी। वह बस ये पता लगाना चाहती थी कि उसकी माँ का असली हत्यारा कौन था और अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। युवा मालिक अपूर्व मेरी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। मैं उन 2 युवतियों की तुलना नहीं कर सकती। मैं अपनी सीमाओं से भली भांति परिचित हूँ, उसने विनम्रता से जवाब दिया। प्रीति, तुम हमेशा इतनी विनम्र रहती हो, अपूर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, हालांकि यह थोड़ा अफसोस की बात है कि हम विवाह गठबंधन में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे समूह का तुम्हारे अस्पताल के साथ सहयोग अभी भी आगे बढ़ सकता है। प्रीति ने हल्के फुल्के मजाक के अंदाज में कहा। धन्यवाद युवा मालिक अपूर्व, आपकी उदारता के लिए कि आप नाराज नहीं हुए। मैं वास्तव में आपके समूह के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक थी। मैं भी तुम्हारे अस्पताल के साथ सहयोग करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। हाल ही में तुम्हारा अस्पताल बहुत प्रसिद्ध हो गया है, बस सबसे ज्यादा मांग वाला निजी अस्पताल। तुम्हें मेरे लिए संसाधन आरक्षित करने होंगे और अवसर बनाने होंगे। पूर्वी साम्राज्य समूह के कर्मचारियों का स्वास्थ्य तुम लोगों पर निर्भर करता है। निश्चिंत रहें युवा मालिक अपूर्व, मैं निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रबंधन कार्य का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। प्रीति के थके हुए चेहरे को देखकर अपूर्व ने धीरे से कहा, ठीक है, सहयोग के मामले को यहीं तय करते हैं। हम कल तुम्हारे अस्पताल में विशिष्टताओं पर चर्चा करेंगे। अब जाओ और आराम करो, शुभ रात्रि। युवा मालिक अपूर्व, आपको भी जल्द ही घर जाना चाहिए, शुभ रात्रि। अगली सुबह प्रीति सबसे पहले श्री गुप्ता का इलाज करने गई, फिर तुरंत अस्पताल पहुंची। पहुंचने पर उसने पाया कि कमरा 517 शौर्य पहले से ही उसके कार्यालय के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था, एक सच्चे सहायक की अपनी भूमिका से काफी अवगत। प्रीति ने उसे देखकर मुस्कुराया। जानते हो, एक सहायक होना वास्तव में काफी अच्छा है। इससे ये जगह तुरंत और ज्यादा अपस्केल लगती है। मेरी बाद में एक सहयोग बैठक है, क्या तुम उनके लिए एक बर्तन चाय तैयार कर सकते हो? तुम्हें चाय बनानी आती है ना? शौर्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चिंता न करें डॉक्टर। प्रीति, मुझे आता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सच में तुम्हारे हाथ देखकर नहीं लगता कि उन्हें दूसरों की सेवा करने की आदत है। चाय बनाना सेवा करना नहीं है, ये सरल है, मुझे आता है। यह अच्छी बात है। जैसे ही प्रीति ने अपने कार्यालय का दरवाजा खोला, उसने अंदर जाते हुए कहा, जब मैं उनसे मिलने गई थी तो उनके सहायक ने भी मेरे लिए चाय बनाई थी। अब हमारी मेजबानी की बारी है और हम औपचारिकता में कमी नहीं छोड़ सकते। हमें सबसे अच्छी चाय परोसनी चाहिए। ठीक है, मैं तुरंत सब कुछ तैयार करता हूँ। शौर्य ने पानी उबाला और चाय पत्ती निकाली। वह जानता था कि प्रीति एक व्यवहारिक व्यक्ति थी जो अनावश्यक औपचारिकता की परवाह नहीं करती थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने शिष्टाचार के बारे में विशेष रूप से बात की थी। जिज्ञासावश उसने पूछा, किस क्लाइंट को लेकर डॉक्टर? प्रीति इतनी चिंतित हैं। मैंने देखा कि शक्ति कॉर्प के सीईओ को भी आपकी चाय पीने को नहीं मिली थी। तुम्हारा मतलब आकाश से है? उसने चाय पी थी, लेकिन वह अस्पताल निदेशक ने उसके लिए तैयार की थी। हर बार जब वह आता है तो निदेशक उसके साथ उच्चतम मानक पर व्यवहार करते हैं, जो हमें यहाँ प्रदान किए जाने वाले स्वागत से कहीं बेहतर है। जैसे ही प्रीति बोल रही थी, उसे अचानक याद आया कि आकाश उसके कार्यालय को अपना समझता था, कभी भी खुद के लिए चाय बनाने में संकोच नहीं करता था। उसे जरूरत नहीं थी कि वह उसके लिए चाय बनाए। इसके अलावा जब वह पूर्वी साम्राज्य समूह में अपूर्व से मिलने गई थी तो उसने उसके लिए एक चाय बनाई थी जो बेहतरीन थी, लेकिन उसने आकाश को कभी अपने कार्यालय में उसे चाय की पेशकश करते हुए नहीं देखा था। वह ऐसी इंसान थी जो एहसान वापस करने और हिसाब बराबर करने में विश्वास रखती थी। जल्द ही अपूर्व आ गया। आज वह हल्के भूरे रंग के पैटर्न वाले सूट, एक भूरे सफेद रंग की शर्ट और एक काले ऊनी कोट में था, जो कल के उसके पहनावे से कहीं ज्यादा औपचारिक लग रहा था। उसका वफादार सचिव वर्मा उसके पीछे चल रहा था। जब उन्होंने प्रीति के पास शौर्य को देखा तो दोनों पुरुष एक पल के लिए रुके, क्योंकि शौर्य का विकृत चेहरा और उसकी लाठी का उपयोग काफी चौंकाने वाला था। हालांकि वे जल्दी ही सामान्य हो गए और गर्मजोशी से प्रीति का अभिवादन किया। अपूर्व, डॉक्टर, प्रीति, आखिरकार मेरे कार्यालय आने की बारी आ ही गई है ना? आपका कार्यालय मेरे से भी ज्यादा शानदार है। ये जगह बहुत अच्छी है, मैं यहीं काम करना चाहता हूँ। सचिव वर्मा, डॉक्टर, प्रीति, हम फिर से मिल रहे हैं। आप अद्भुत हैं। बस कुछ ही महीनों में आपने इतना उच्च स्तरीय शानदार अस्पताल शुरू कर दिया है। शायद अब मुझे आपको अध्यक्ष प्रीति कहना चाहिए। इस तरह तारीफ सुनकर यह कहना झूठ होगा कि उसे कोई गर्व या उत्साह महसूस नहीं हुआ। उसकी कड़ी मेहनत के लिए मान्यता और प्रशंसा ने उसके करियर से एक ऐसी संतुष्टि लाई जिसकी कोई और चीज जगह नहीं ले सकती थी। प्रीति हंसे बिना न रह सकी। युवा मालिक अपूर्व और सचिव वर्मा, कृपया मुझे चिढ़ाना बंद करें। मेरा कार्यालय और अस्पताल पूर्वी साम्राज्य समूह से तुलना नहीं कर सकते। मैं आपके भविष्य के समर्थन पर निर्भर हूँ। कृपया बैठें। शौर्य, हमारे प्रतिष्ठित मेहमानों को चाय परोसो। शौर्य अपूर्व को देखकर केवल थोड़ा सा चौंका, लेकिन फिर लगन से सहायक की भूमिका निभाते हुए बोला, जी डॉक्टर। प्रीति, जैसे ही अपूर्व सोफे पर बैठा, शौर्य को लंगड़ाते हुए उनकी चाय तैयार करते हुए देखकर उसने प्रीति से उत्सुकता से पूछा, क्या ये तुम्हारा सहायक है? हाँ, मेरा सहायक। प्रीति का सकारात्मक जवाब सुनकर अपूर्व हैरान था। तुम वास्तव में कभी भी सामान्य रास्ता नहीं अपनाती है ना? तुम जिस सहायक को चुनती हो वह भी इतना अनूठा है। प्रीति जानती थी कि वह हैरान था कि उसने ऐसे व्यक्ति को सहायक के रूप में क्यों चुना। हालांकि उसने ज्यादा समझाया नहीं, क्योंकि इसमें मरीज की निजता भी शामिल थी। वह बस हल्के से हंसी। वह बहुत मेहनती और अपने काम को लेकर गंभीर है।
वह एक बहुत योग्य सहायक है। एक दूसरे पर अंधा विश्वास। अपूर्व सिर हिलाए बिना न रह सका। दूसरे लोग ऐसे सहायकों को काम पर रखते हैं जो सांड की तरह मजबूत, फुर्तीले और सुंदर होते हैं, जैसे कि उसका अपना सचिव। सचिव वर्मा न केवल एक प्रभावशाली शैक्षणिक पृष्ठभूमि रखता है, बल्कि उत्कृष्ट लंबी दूरी की दौड़ की उपलब्धियां भी रखता है। उसके पास महान सहनशक्ति है, जो लंबे काम के कार्यों को करने में सक्षम है और लगातार 48 घंटे काम करने के बाद भी बिना शिकायत के एक उत्कृष्ट काम की स्थिति बनाए रख सकता है। प्रीति ने, दूसरी ओर, न केवल किसी विकृत चेहरे वाले को काम पर रखा, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी जो लंगड़ा है और चलने के लिए बैसाखी का उपयोग करता है। क्या वह एक सहायक को काम पर रख रही थी या एक बोझ? हालांकि वह जितना ये सब करती थी, उतना ही यह साबित होता था कि वह वास्तव में खास थी। वह न तो शारीरिक अक्षमता वाले लोगों के साथ भेदभाव करती थी और न ही सोचती थी कि विकृत चेहरे वाला व्यक्ति सहायक के रूप में अनुपयुक्त है। अपूर्व ने मन ही मन आह भरी। हर बार जब वह उससे मिलता था तो उसमें नए प्रशंसनीय गुण खोजता था और वह उसे पसंद किए बिना नहीं रह सकता था। चाय जल्दी तैयार हो गई और लंगड़ा सहायक उन सभी को एक एक कप परोस गया। ईमानदारी से कहूं तो अपूर्व को लगा कि प्रीति ने अपने सहायक का मूल्यांकन थोड़ा ज्यादा कर दिया है। उसकी चाय बनाने की कला बहुत अच्छी नहीं थी। स्पष्ट रूप से वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अक्सर व्यक्तिगत रूप से चाय बनाता हो। कम से कम वह सचिव वर्मा के स्तर से बहुत दूर था। लेकिन चूंकि वह प्रीति का सहायक था, अपूर्व स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहेगा। चाय पीते हुए उसने प्रीति के साथ व्यापारिक मामलों पर चर्चा की। कभी कभी उसके चेहरे में खो जाता था, लेकिन ज्यादातर समय वह केंद्रित रहा। शौर्य पास के एक सोफे पर बैठा था। अपूर्व के साथ उसकी फेमिलियरिटी देखकर दंग था। वे पहले सहयोग करने वाले नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले कई बार एक साथ काम किया हो, एक दूसरे पर लगभग अंधा विश्वास दिखाते हुए। इसके अलावा प्रीति का अपूर्व के प्रति व्यवहार आकाश के प्रति उसके व्यवहार से कहीं बेहतर था। यहाँ तक कि उसके प्रति उसके दृष्टिकोण से भी कहीं बेहतर। और अपूर्व ने प्रीति के लिए अपनी पसंद को बिल्कुल नहीं छिपाया। वह मूल रूप से जो कुछ भी कहती थी उससे सहमत होता था। उसकी कोमलता में पक्षपात का रंग था। शौर्य को तो ये भी संदेह हुआ कि अपूर्व का व्यापार पर चर्चा करने का कारण, जैसे प्रीति के सहायक के रूप में उसकी भूमिका, सिर्फ एक बहाना था। शुरुआत में जब प्रीति ने साझेदारी पर बातचीत का जिक्र किया तो उसने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसका साथी अपूर्व होगा। अपूर्व की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। वह एक रंगीन मिजाज व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह सुंदरियों को पसंद करने के लिए प्रसिद्ध था और मनोरंजन जगत से उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिलाएं थीं। प्रीति की सुंदरता मनोरंजन उद्योग की सभी सुंदरियों को भी मात दे गई थी। तो क्या अपूर्व की नज़र उस पर पड़ गई थी? क्या प्रीति को पता था कि उसे एक भेड़िए द्वारा निशाना बनाया जा रहा था? 1 घंटे बाद दोनों पक्षों ने सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक प्रारंभिक सहयोग इरादे पर पहुंच गए। वास्तव में सहयोग इरादे पर पहुंचने में केवल आधा घंटा लगा, लेकिन अपूर्व जाने के लिए अनिच्छुक था। उसने हस्ताक्षर करने से पहले प्रीति के साथ बातचीत को थोड़ी देर और खींचा। हस्ताक्षर करने के बाद बस दोपहर का समय हो गया था। अपूर्व ने सुझाव दिया कि वे सभी एक साथ दोपहर का भोजन करें। प्रीति एक नए हस्ताक्षरित प्रमुख क्लाइंट को मना नहीं करना चाहती थी। स्वाभाविक रूप से अपने सहायक को ले गई और अपूर्व की कार में बैठकर एक रेस्तरां के लिए रवाना हुई। अपूर्व ने अपने सचिव को भी साथ लाया, लेकिन भोजन के दौरान सचिव वर्मा ने शौर्य को दूर ले जाकर जानबूझकर अपूर्व और प्रीति के लिए एक अवसर बनाया। शौर्य सचिव वर्मा के साथ एक मेज पर बैठा था, जो प्रीति की मेज से न तो बहुत करीब थी और न ही बहुत दूर। उनके चेहरे देखने के लिए काफी करीब, लेकिन उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनने के लिए नहीं। वह सचिव वर्मा को देखे बिना न रह सका। अपूर्व के सचिव में वास्तव में कुछ चालें थीं। ये दूरी उन्हें अपूर्व और प्रीति को परेशान करने से रोकती थी, जबकि अपूर्व की जरूरतों का किसी भी क्षण जवाब देने के लिए काफी करीब थी। एक सचिव और सहायक के लिए एक आदर्श बैठने की व्यवस्था। आकाश चिंतित था कि अपूर्व प्रीति के प्रति अनुचित व्यवहार कर सकता है, लेकिन पूरे भोजन के दौरान अपूर्व अत्यंत सज्जन था। उसने जानबूझकर प्रीति से दूरी बनाए रखी, उसे छूने की हर कोशिश से बचता रहा। यह उस अपूर्व से काफी अलग था जिसे वह याद करता था। वह कब से इतना शूरवीर और संयमित हो गया था? क्या यह हो सकता है कि वह प्रीति के बारे में गंभीर था? उसने अपना सेल फोन निकाला और अपने छोटे भाई को एक वीचैट संदेश भेजा। आकाश, क्या तुम्हें पता है कि प्रीति अपूर्व के काफी करीब हो रही है? वे दोनों कब मिले और उनका रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया? आकाश का जवाब जल्दी आया, प्रीति अपूर्व के साथ है। हाँ, अपूर्व आज प्रीति के साथ सहयोग पर चर्चा करने अस्पताल आया था। उसने दोपहर तक रहने पर जोर दिया और अब वह प्रीति के साथ दोपहर का भोजन कर रहा है। सचिव वर्मा और मैं भी यहाँ हैं, लेकिन वे एक अलग मेज पर बैठे हैं, बहुत अंतरंग लग रहे हैं। क्या प्रीति उसे पसंद करती है? अपूर्व के प्रति वह थोड़ी अलग लग रही है। मुझे रेस्तरां का स्थान भेजो। तुम्हें स्थान किस लिए चाहिए? क्या तुम आने वाले हो? मत आओ, हम लगभग दोपहर का भोजन खत्म कर चुके हैं और जल्द ही निकल जाएंगे। दूसरी तरफ से देर तक कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद आकाश ने आखिरकार जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया। कुछ देर बाद उसने एक और संदेश भेजा, बड़े भाई, मुझे भी प्रीति पसंद है। शौर्य ने आखिरी संदेश को घूर कर देखा, फिर अचानक हंसा, अपना फोन दूर रखा और जवाब नहीं दिया। उसके सामने बैठे सचिव वर्मा ने उसे अजीब तरह से देखा। तुम अचानक क्यों हंस रहे हो? ये थोड़ा डरावना है। शौर्य ने अपने चेहरे को छुआ, थोड़ी दुखद आह भरते हुए। यह मेरा चेहरा ही डरावना होगा, इसलिए मेरी मुस्कान भी अच्छी नहीं लगती। लगता है मुझे जल्द ही चिकित्सा उपचार की जरूरत है। सचिव वर्मा इस बात को लेकर काफी उत्सुक था कि उसके चेहरे को क्या हुआ था, लेकिन चूंकि यह एक व्यक्तिगत मामला था, इसलिए उसने और पूछना उचित नहीं समझा। गलती से किसी के दुखते हुए घाव को छूना असभ्य होगा। हालांकि एक और सवाल था जो वह पूछ सकता था, तुम डॉक्टर प्रीति के सहायक कैसे बने?
क्या तुमने ऑनलाइन अपना बायोडेटा भेजा और उसके अस्पताल में एक साक्षात्कार के माध्यम से चुने गए? नहीं, मैं डॉक्टर प्रीति का मरीज था। वह दयालु हैं, मुझे अस्पताल में रहने दिया और मुझे सहायक की नौकरी भी दी। वह शायद दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। तो ऐसी बात है। सचिव वर्मा ने सिर हिलाया। डॉक्टर प्रीति वास्तव में महान है और बहुत सक्षम भी हैं। वह सबसे सक्षम और फिर भी सबसे कम प्रोफाइल वाली लड़की है जिसे मैं जानता हूँ। शौर्य धीरे से हंसा। तो ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो ऐसा सोचता हूँ, तुम भी ऐसा सोचते हो। क्या तुम्हारे मालिक को भी ऐसा लगता है, इसलिए वह प्रीति को पसंद करते हैं? हाँ, बेशक, वह उसे पसंद करते हैं। इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। बॉस केवल अपने चेहरे पर बड़े अक्षरों में मुझे प्रीति पसंद है चिपकाने से एक कदम दूर थे। सचिव वर्मा ने लापरवाही से जवाब दिया और फिर जोड़ा, तुम भी डॉक्टर प्रीति को पसंद करते हो, है ना? जिस तरह से तुम उसे देखते हो वह अलग है, उसमें एक विशेष भावना है, जिस तरह से एक पुरुष एक महिला को देखता है। शौर्य को अपने गुप्त भावनाओं को प्रकट होने पर कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने सीधे स्वीकार किया, हाँ, मैं उसे काफी पसंद करता हूँ और मैं उसे पाने की योजना बना रहा हूँ। क्या? सचिव वर्मा का मुंह खुला रह गया। उसने खाना जारी रखना भूल गया। वह इस आदमी के आत्मविश्वास से हैरान था। वास्तव में अनिश्चित था कि एक विकृत चेहरे वाला और लंगड़ा आदमी प्रीति को पाने का साहस कहां से लाया। फिर भी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यह आदमी आखिरकार उसके अपने बॉस के विपरीत काम कर सकता था। उसे देखकर और फिर आकर्षक, सज्जन और सुंदर अपूर्व को देखकर एक मूर्ख भी जानता होगा कि किसे चुनना है ना? दोपहर के भोजन के बाद प्रीति और शौर्य को अपूर्व द्वारा अस्पताल वापस पहुंचाया गया। कार्यालय में वापस आकर शौर्य ने प्रीति से कहा, वह श्री अपूर्व, युवा मालिक अपूर्व की बाहर अच्छी प्रतिष्ठा नहीं लगती है। डॉक्टर प्रीति, आपके लिए उनसे कुछ दूरी बनाए रखना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। प्रीति चौंक गई लेकिन फिर हंसी। युवा मालिक अपूर्व की बाहर की प्रतिष्ठा वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि मैंने उनके साथ काफी बार सहयोग किया है, इसलिए मैं उनके चरित्र के बारे में स्पष्ट हूँ। बाहर की वे गंदी अफवाहें बेबुनियाद हैं, तुम्हें उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। युवा मालिक अपूर्व बहुत भरोसेमंद और एक अत्यंत सज्जन और सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। शौर्य चौंक गया और उसने अप्रत्याशित रूप से उसकी ओर देखा। सच में? क्या वह भरोसेमंद है? क्या तुम उसे इतना ऊंचा दर्जा देती हो? प्रीति पिछली घटनाओं को याद करते हुए अचानक धीमी आवाज में बोली, कम से कम जब मैं अपने सबसे निचले स्तर पर थी तब उसने मेरी मदद की थी। वह दुनिया के उन कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक होना चाहिए। शौर्य ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर भी पूछा, तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? क्या बात कर रहे हो, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। प्रीति ने थोड़ा रुका होकर कहा, वह बहुत आकर्षक है और लगता है कि तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम उसे क्यों नहीं पसंद करती? वह पूर्व परिवार का इकलौता वारिस है, उनका उत्तराधिकारी। हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। अगर मैं ऐसे किसी व्यक्ति को पसंद करती तो क्या मैं खुद ही मुसीबत मोल नहीं लेती? प्रीति को लगा कि मरीज नंबर 517 आज कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने मान लिया कि पुरुष और महिला भावनाओं के बारे में उसके विस्मरण के कारण वह भ्रमित है। इसके अलावा तुम कुछ सेलिब्रिटी गॉसिप भी देख सकते हो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अपूर्व पहले से ही अनामिका से सगाई कर चुका है। अपूर्व परिवार अनामिका परिवार के साथ रिश्ते की तैयारी कर रहा है। उसकी शादी का फैसला उसका अपना नहीं है। प्रीति ने यह नहीं बताया कि उसे पहले ही अपूर्व की मां और अनामिका से चेतावनी मिल चुकी है। जाहिर है वह अपूर्व से दूरी बनाए रखना चाहती थी। अगर आज पूर्वी साम्राज्य के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर न हुए होते, जिससे अपूर्व अचानक उसका प्रमुख ग्राहक बन गया, तो वह उसके साथ दोपहर का भोजन भी न करती। हालांकि वह किसी का भी सामना करने से नहीं डरती थी, पर वह बिना किसी अच्छे कारण के दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी। ठीक है, चलो इन बेकार की बातों को छोड़ो। मुझे वार्ड में जाकर मरीजों को देखना है। आज के इलाज के काम अभी भी बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। प्रीति ने अपना सफेद कोट बदला और मेडिकल बॉक्स उठाया, बाहर जाने को तैयार थी। तभी शौर्य ने मेडिकल बॉक्स का हैंडल पकड़ लिया। मैं इसे ले चलता हूँ, याद है ना, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। मेडिकल बॉक्स का हैंडल छोटा था और उसका हाथ अनायास ही प्रीति के हाथ पर आ गया। प्रीति ने सहज रूप से अपना हाथ खींच लिया। वह विपरीत लिंग के साथ ऐसे संपर्क की आदी नहीं थी। मुझे खुद ही बॉक्स ले जाने की आदत है, बस मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। मरीज नंबर 517 के हाथ का स्पर्श क्षण भर का था और प्रीति ने तुरंत इस छोटी सी घटना को पीछे छोड़ दिया। उसने मेज पर रखा अपूर्व के साथ अभी साइन किया हुआ समझौता उठाया और उत्साह से कहा, चलो हमें पूर्वी साम्राज्य के साथ साझेदारी के बारे में निदेशक संघवी और गुल को बताना चाहिए। वे ये सुनकर बहुत खुश होंगे। शौर्य उसके आगे चला और उसके लिए दरवाजा खोला। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा था, जिस पर उसका ध्यान नहीं गया था। वह आस्था थी। शौर्य ने हल्का सा माथा से कुढ़ा। वह यहाँ क्या कर रही थी? प्रीति ने भी आस्था को देखा और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी आवाज में कठोरता थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि नैना जेल जा रही है तो तुम्हें डर है कि वह बहुत अकेली होगी और तुम भी उससे मिलने के लिए जेल जाना चाहती हो? आस्था जल्दी से उसके कार्यालय में घुस गई। उसकी आवाज नफरत से भरी थी, तो वह तुम थी? तुम्हारा क्या मतलब है कि वह मैं थी? प्रीति ने अनिश्चितता से कहा। उसने मरीज नंबर 517 की ओर देखा। उसके सहायक को क्या हो गया था? उसने आस्था को इतनी आसानी से अंदर कैसे आने दिया? उसे अंदर घुसने की कोशिश करते हुए देखकर वह दरवाजा जल्दी से बंद नहीं कर सकता था। खैर कोई बात नहीं, उसे विस्मरण था और उसके चलने फिरने में भी असुविधा थी। शायद वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। आज दोपहर में करने के लिए बहुत सारे काम थे और उसके पास आस्था के साथ फालतू की बातें करने का समय नहीं था। आस्था, यह मेरा कार्यालय है। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलो। पर आस्था रो पड़ी। प्रीति, क्या तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो?
क्या इसीलिए तुम मेरे मंगेतर, मेरे बच्चे के पिता को चुराना चाहती हो? प्रीति चौंक गई। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम आकाश की बात कर रही हो? क्या तुम्हारे बच्चे को उसका नहीं बताया गया था, या वह उसका है? आस्था की आवाज तीखी हो गई। मैं आकाश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसने हाथ उठाकर शौर्य की ओर इशारा किया। प्रीति और भी ज्यादा हैरान थी। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। आस्था, क्या तुम पागल हो गई हो? इसका मरीज नंबर 517 से क्या लेना देना है? इसकी याददाश्त चली गई है, इसे कुछ भी याद नहीं है। तुम यूं ही अपने बच्चे का पिता किसी को नहीं बना सकती। वह इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, प्रीति को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसका दिल तेजी से सिकुड़ गया। वह तेजी से उस आदमी की ओर मुड़ी जिसे उसने खुद पुनर्जीवित किया था। आस्था के बच्चे का पिता श्री वर्ण और श्रीमती वर्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुष्टि किया गया था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। आस्था यूं ही किसी को भी बच्चे का पिता नहीं बता सकती थी। बच्चे का पिता शौर्य था। प्रीति का गला उस क्षण सूख गया। मरीज नंबर 517, तुम कौन हो? शौर्य ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहचान इस तरह से उजागर होगी, जिससे वह थोड़ा हैरान रह गया। उसने आह भरी। उसका चेहरा माफी से भरा था। प्रीति, यह मैं हूँ, मैं शौर्य हूँ। मुझे माफ करना, मेरी याददाश्त वापस आ गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे यह नहीं छिपाना चाहिए था। प्रीति के दिमाग में जोर से भनभनाहट हुई, जिससे उसके शब्द लगभग डूब गए। उसने केवल इतना सुना कि उसने कहा कि वह शौर्य है। ये कैसे हो सकता है? क्या उसे मरा हुआ नहीं माना गया था? क्या ये हो सकता है कि जिस व्यक्ति को उसने और निदेशक ने बचाया था, वह वास्तव में वही भाई है जिसे आकाश हमेशा प्राथमिकता देता था? क्या आकाश को इस बारे में पता था? क्या उसे पता था कि उसका बड़ा भाई अभी भी जिंदा है? हाँ, आस्था को भी पता था, तो आकाश को पता न होने का तो सवाल ही नहीं था। कुछ देर बाद भनभनाहट कम हुई और प्रीति को फिर से अपनी आवाज मिली। तो तुम वर्मा परिवार के बड़े बेटे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि आस्था कह रही है कि मैंने उसके बच्चे के पिता को छीन लिया। वह आस्था की ओर मुड़ी, ठंडे लहजे में बोली, हालांकि आस्था गलत है, मुझे पहले बड़े बेटे की पहचान नहीं पता थी। इसके अलावा वह सिर्फ मेरा मरीज था। मैंने न केवल उसे पुनर्जीवित किया, बल्कि मुफ्त में एक वार्ड, मुफ्त में दवाइयां और मुफ्त में भोजन भी उपलब्ध कराया। जब तक उसे विस्मरण था, मैंने अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई हैं। अब तुम्हें धन्यवाद करने के लिए घुटने टेकने चाहिए, मेरे सामने साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, न कि यहाँ रोना और मुझसे सवाल करना। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। आस्था अविश्वास से भर गई। तुमने क्या कहा? तुम चाहती हो कि मैं घुटने टेक कर तुम्हारे सामने प्रणाम करूं? प्रीति, ज्यादा अहंकार मत दिखाओ। भले ही तुमने शौर्य को बचाया, तो क्या? एक डॉक्टर के रूप में तुम्हें जीवन बचाना और घायलों की मदद करनी होती है। तुम कैसी डॉक्टर हो जो अपनी उदारता का फायदा उठाती हो? प्रीति की आंखों में अचानक उदासी की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने उपहास करते हुए कहा, डॉक्टर होना एक पेशा है, संतत्व नहीं। तुम्हारे परिवार का भी एक अस्पताल है। आस्था अस्पताल सभी का मुफ्त में इलाज क्यों नहीं करता? वे अभी भी इतनी ज्यादा मेडिकल फीस क्यों लेते हैं? इसके अलावा मैंने कौन सा धन्यवाद या प्रतिफल मांगा है? जिस मरीज को मैंने पुनर्जीवित किया, उसने मुझे अपनी पहचान तक नहीं बताई और मेरे साथ विस्मरण का नाटक किया। उसने पहले कहा था कि एक बार जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो वह मेरी अस्पताल को बढ़ावा देने में मदद करेगा ताकि मेरा कर्ज चुका सके, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। आस्था अब बहुत ज्यादा सहज महसूस कर रही थी और वह शौर्य के पास खड़ी होकर उसका हाथ पकड़कर बोली, शौर्य, तो तुमने अभी तक इसे अपनी पहचान नहीं बताई? क्यों नहीं? क्या तुम्हें प्रीति को डराने का डर था? शौर्य ने माथा सिकोड़ा और उसका हाथ हटा दिया। उसने आस्था की बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रीति के पास गया और धीमी आवाज में बोला, प्रीति, मेरा मतलब तुमसे छिपाना नहीं था, मुझे बस यह नहीं पता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। और मैं सच में तुम्हारा सहायक बनकर काम करना चाहता था। मैं हमेशा तुम्हें चुकाना चाहता था। मैं अस्पताल में भर्ती होने और मेडिकल खर्चों का भुगतान कर दूंगा, कृपया नाराज मत हो, ठीक है? प्रीति ने उसके प्यारे हाथों के बारे में सोचा, उसके आधे दिन के लिए गायब हो जाने के बारे में सोचा और पिछले 2 दिनों में उसके असामान्य व्यवहार के बारे में सोचा। वह अचानक हंसना चाहती थी, अपनी मूर्खता पर हंसना चाहती थी, अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता की कमी पर हंसना चाहती थी कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है और उसे अपना परिवार मिल गया है। उसका गुस्सा बस कुछ पल का था और वह जल्दी ही शांत हो गई। किसी के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर एक विस्मृत मरीज के। निदेशक संघवी अस्पताल को एक धर्मार्थ संस्था की तरह चलाते थे। यहाँ मुफ्त सहायता, वहाँ मुफ्त आश्रय प्रदान करते थे, लगभग अपनी संस्था को दिवालियेपन के कगार पर ले आए थे। लेकिन दुर्भाग्य से प्रीति दान के लिए ऐसा नहीं कर रही थी। उसने शौर्य को स्पष्ट रूप से बताया था कि उसके द्वारा किया गया इलाज और दी गई सभी सहायता का एक उद्देश्य था। वह प्रतिफल चाहती थी, पैसे में नहीं, बल्कि अस्पताल को बढ़ावा देने में, एक बार जब उसकी याददाश्त वापस आ जाए। अन्य कोमा के मरीजों को उसने जगाया था, उनमें से हर एक ने उसे अस्पताल को बढ़ावा देने में मदद की थी। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी, उन्होंने उसके और अस्पताल की सहायता के लिए वास्तविक कृतज्ञता से ऐसा किया। मरीजों और उनके परिवारों दोनों ने अस्पताल को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक साथ वीडियो में दिखाई दिए। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि जिस मरीज का उसने सबसे ज्यादा देखभाल और उम्मीद से इलाज किया था, वह अपना वादा तोड़ देगा। उसने उसके लिए कपड़े, जूते, एक सेल फोन खरीदा, उसे चिकित्सा ज्ञान सिखाया, उसे अपने क्लिनिक ले गई और उसे अपना सहायक बनने दिया। लोगों को सचमुच इतना दयालु नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्मों को कभी सजा नहीं मिलती, है ना? क्या मेरी माँ द्वारा सीखा गया दर्दनाक सबक पर्याप्त गहरा नहीं था? वह अभी भी एक मरीज पर दया क्यों महसूस करती थी? उसने उसकी मदद करने में इतना प्रयास क्यों किया? उसे और अधिक क्रूर होना चाहिए था। उस तरह वह ऐसे समय में इतना दुखी और निराश महसूस नहीं करती।
हालांकि उसने अपनी उदास भावनाओं को बहुत अच्छे से छिपाया और शौर्य से शांत लहजे में पूछा, क्या आकाश को तुम्हारी पहचान पता है? शौर्य ने सिर हिलाया। हाँ, वह सबसे पहले जानने वालों में से था। उसने ही मुझे सबसे पहले पहचाना, इसीलिए मेरी याददाश्त वापस आ गई। तो जब तुम दोनों कल सुबह मेरे कार्यालय में मिले और अनजान होने का नाटक किया, तो क्या यह मेरे सामने सिर्फ एक नाटक था? शौर्य थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। मुझे माफ करना, ये सब मेरा विचार था। आकाश का इससे कोई लेना देना नहीं था। अगर तुम्हें दोष देना है तो मुझे दोष दो। प्रीति अचानक मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। उसने औपचारिक रूप से कहा, मैं बड़े बेटे को दोष कैसे दे सकती हूँ? हालांकि मैं बड़े बेटे की डॉक्टर हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। मुझे खुशी है कि आपको अपनी याददाश्त वापस मिल गई और आपको अपना परिवार मिलने पर बधाई। प्रीति, तुम, ओह, और हाँ, बड़े बेटे को किसी भी अस्पताल या मेडिकल खर्चों का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। मूल रूप से ये सिर्फ थोड़ी सी मानवीय देखभाल थी जो अस्पताल द्वारा बेहोश मरीजों को मुफ्त में प्रदान की गई थी। यह कोई खास बात नहीं है। इसके अलावा शक्ति कॉर्प ने हमारे अस्पताल को बहुत सारा पैसा दान किया है। बड़े बेटे की मदद कर पाना भी आपकी कंपनी को वापस देने का एक तरीका है। शौर्य ने प्रीति को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। प्रीति, ऐसी मत बनो, तुम मुझे एक अजनबी जैसा महसूस करा रही हो। बड़ा बेटा मजाक कर रहा है। आखिरकार हम शुरू से ही वास्तव में बहुत करीब नहीं थे। प्रीति द्वेष से नहीं बोल रही थी, वह वास्तव में शौर्य के बहुत करीब नहीं थी। उसने केवल कभी कभी उसका अभिवादन किया था और कभी भी उसके साथ गहरी बातचीत नहीं की थी। शौर्य के बारे में उसकी पिछली समझ यह थी कि वह सौम्य, दयालु और अच्छे स्वभाव वाला था, और अन्य इसी तरह के विवरण। लेकिन आज उसे लगा कि उसकी पिछली समझ बहुत एक तरफा थी। सौम्य और दयालु होना सिर्फ एक मुखौटा हो सकता है। धोखा, विश्वासघात और दिखावा ही सच है। उसने उसका इलाज करने में कड़ी मेहनत की थी। हर दिन उम्मीद करती थी कि उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। ईमानदारी से उम्मीद करती थी कि वह अपने परिवार से फिर से मिल सकेगा। फिर भी जब उसकी याददाश्त वापस आ गई तो उसने अपनी मुख्य डॉक्टर को नहीं बताया। पिछली बार जब उसने उसकी नब्ज जांची और पाया कि मस्तिष्क की भीड़भाड़ साफ हो गई है, तो उसने उससे पूछा कि क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई है, और उसने नहीं कहा। उसने तो तब अपनी चिकित्सा कौशल पर भी संदेह करना शुरू कर दिया था। उसने खुद पर संदेह किया, लेकिन कभी उस पर संदेह नहीं किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे धोखा देगा। प्रीति आत्मा आलोचना करते हुए हंसी। बड़े बेटे को अब मेरा सहायक बनने की जरूरत नहीं है। मैं सचमुच इतने उच्च स्तरीय सहायक की पात्र नहीं हूँ। मेरे पास अभी भी बहुत काम है, इसलिए कृपया अपनी मंगेतर को लें और मेरे कार्यालय से बाहर निकल जाएं। आपकी मंगेतर को कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, कृपया उन्हें उसके साथ स्पष्ट करें। धन्यवाद। शौर्य ने ये कहने से खुद को नहीं रोक पाया। प्रीति, वह अब मेरी मंगेतर नहीं है। हम अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। प्रीति थोड़ी हैरान थी और आस्था की ओर मुड़ी। वह अब तुम्हें नहीं चाहता। लगता है कि दोनों भाइयों के बीच आगे पीछे भागने का फल आखिरकार तुम्हें मिल ही गया। सचमुच संतोषजनक। जैसे ही उसने कहा, वह फिर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। इस बार उसकी मुस्कान कहीं ज्यादा वास्तविक थी। जब तक आस्था दुखी थी, वह खुश थी। आस्था ने कमजोरी से शौर्य को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। शौर्य, क्या तुमने सुना? प्रीति भी मेरा मजाक उड़ा रही है। क्या तुम्हें सच में मुझे इस तरह शर्मिंदा करना होगा? तुमने कहा कि मैं अब तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दिल दुखता है या नहीं, लेकिन मेरा दुखता है, शौर्य। हालांकि शौर्य की आंखों में शायद ही कभी इतनी अधीरता देखी गई हो। आस्था के कार्यों ने उसकी पहचान उजागर कर दी थी, जिससे उसके लिए प्रीति का सहायक बने रहना असंभव हो गया था, और वह सचमुच शर्मिंदा था। उसने उससे ये पूछे बिना नहीं रह सका, आस्था, तुम यहाँ कैसे आई? यह मत कहना कि तुमने मेरा पीछा किया। आस्था की आंखों से आंसू गिर गए। हाँ, मैंने एक निजी जासूस को तुम्हारा पीछा करने के लिए काम पर रखा था। उस रात तुमने कहा था कि तुम किसी और के लिए गिर गए हो। कहा था कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, कि तुम अब मुझसे शादी नहीं करोगे। मेरा दिल टूट गया। मैं लगभग पागल हो गई थी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि किसने मेरे मंगेतर का दिल चुराया। शौर्य हालांकि उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुआ। वह धीरे से बोला, आस्था, अब मुझसे झूठ मत बोलो। तुम मुझे बहुत पहले से पसंद नहीं करती हो। मुझे सब पता है। तुम जिसे पसंद करती हो वह आकाश है, और मैंने पहले ही अपनी माँ से इसकी पुष्टि कर ली है। किरण की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह तुम्हें धोखा दे रही है। अगर मैं अपनी माँ की बातों पर भी विश्वास नहीं कर सकता, तो मैं किसकी बातों पर भरोसा कर सकता हूँ? शौर्य ने सिर हिलाया। चलो अभी उस बारे में बात नहीं करते हैं। तुम्हें पहले इस जगह से चले जाना चाहिए और मुझे प्रीति से अकेले बात करने दो। आस्था भला कैसे जा सकती थी? क्या ये शौर्य और प्रीति को एक साथ होने का मौका देने जैसा नहीं होगा? रोते हुए उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लौटने का इतने लंबे समय तक इंतजार किया है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और वैसे भी प्रीति भी तुम्हें पसंद नहीं करती। वह आकाश को पसंद करती है। सच में, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो बस उससे पूछ लो। लेकिन शौर्य ने नहीं पूछा। आस्था रोती रही और हंगामा करती रही, जाने से इनकार करती रही, जिससे उसके लिए और देर तक रुकना मुश्किल हो गया। प्रीति, मैं किसी और दिन तुमसे माफी मांगने आऊंगा। मुझे आज आस्था को ले जाना होगा। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। प्रीति बहुत विनम्र थी। बड़े बेटे, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बस मामूली बातें हैं। शौर्य नहीं जानता था कि वह वास्तव में नाराज नहीं थी या वह अपनी भावनाओं को अंदर दबा रही थी। अतीत में प्रीति का उसके प्रति कोई बचाव नहीं था। उसकी भावनाएं पूरी तरह से दिखाई देती थीं। खुशी और नाखुशी दोनों उसके चेहरे पर लिखी होती थीं। लेकिन अब वह ज्यादा आरक्षित हो गई थी और वह प्रीति के मूड का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसे अंदर से थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसके पास कोई अच्छा समाधान नहीं था। वह आस्था को लेकर चला गया।
उन दोनों के जाने के बाद प्रीति बिना हिले कार्यालय में खड़ी रही। वह अभी भी सदमे में थी। मरीज नंबर 517 शौर्य था, जो उसे लगभग एक सपने जैसा लगा। जहां तक शौर्य द्वारा अपनी याददाश्त वापस आने की बात छिपाने और उसे धोखा देने की बात थी, यह अब इतना महत्वपूर्ण नहीं था। अगर वह अस्पताल को बढ़ावा नहीं देना चाहता था तो ऐसा ही सही। वर्मा परिवार एक अति धनी परिवार था जिसकी स्थिति असाधारण थी। शौर्य के लिए अपने परिवार के नाम का उपयोग अपने अस्पताल के लिए विज्ञापन करने के लिए नहीं करना सामान्य था। इसके अलावा शौर्य हमेशा से बहुत कर्तव्यपरायण व्यक्ति रहा है। अगर वह अस्पताल को बढ़ावा देने में मदद करना चाहता भी तो श्रीमती वर्मा इसके लिए सहमत नहीं होती और वह शायद अपनी मां के आदेशों के खिलाफ नहीं जाता। हालांकि प्रीति कुछ हद तक नाखुश थी, उसने जल्दी ही इसे भुला दिया। वह थोड़ी देर कार्यालय में खड़ी रही और फिर से अपना मेडिकल बॉक्स उठाया और वार्डों की ओर बढ़ गई। हालांकि इस सबक के साथ प्रीति ने अपने मरीजों से ज्यादा दूरी बनाए रखी। जो कहना जरूरी था वह कहा गया, जो कहने की जरूरत नहीं थी या अनावश्यक था उसने बस नहीं कहा। मरीजों का इलाज करने के बाद प्रीति निदेशक संघवी के कार्यालय में गई ताकि उन्हें बताए कि अस्पताल अब मुफ्त में मरीजों का इलाज नहीं करेगा। इलाज के लिए आने वाले सभी लोगों को भुगतान करना होगा, खासकर अस्पताल में भर्ती होने और मेडिकल खर्चों के लिए, जिनमें से किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता। चूंकि निदेशक संघवी लापरवाही से मुफ्त में मरीजों को भर्ती करते थे, लोग अक्सर 6 महीने तक अस्पताल में रहते थे। यह अब कोई अस्पताल नहीं था, यह व्यावहारिक रूप से एक मुफ्त छुट्टी का रिजॉर्ट था। निदेशक संघवी काफी अनिच्छुक थे। डॉक्टर प्रीति, बहुत से लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर हम शुल्क लेना शुरू कर दें तो वे इलाज न कराना पसंद कर सकते हैं और वे सिर्फ घर जाकर मरने का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों के पास तो घर भी नहीं है। हमें उन्हें एक वार्ड प्रदान करना चाहिए। प्रीति का दिल उनसे कहीं ज्यादा कठोर था। क्या आपने सोचा है कि अगर हम मुफ्त में उनका इलाज करते रहे, उन्हें मुफ्त अस्पताल में ठहराव देते रहे, तो हमें कितना नुकसान होगा? वार्ड लगातार भरे रहने से अन्य मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता, जो उनके लिए भी अनुचित है। क्या अस्पताल ने अब काफी पैसा नहीं कमा लिया है? कुछ लोगों का मुफ्त में इलाज करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? इसके अलावा हम जल्द ही एक शाखा स्थापित करने वाले हैं, जब और भी ज्यादा वार्ड होंगे। बेघरों के लिए कुछ आवंटित करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैं ये स्वीकार कर सकती हूँ कि आप हमारे अस्पताल के डॉक्टरों को महीने में एक बार मुफ्त क्लिनिक करने के लिए ले जाएं, लेकिन और कुछ नहीं। हमारे अस्पताल की स्थिति एक निजी अभिजात्य अस्पताल के रूप में है, जो अमीर लोगों से पैसा कमाता है। पैसे के बिना लोगों को सरकारी अस्पतालों में जाना चाहिए, जहां लागत कम है और उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है। निदेशक संघवी ने माथा सिकोड़ा, लेकिन सरकारी अस्पताल भी एक पैसा नहीं रखने वाले लोगों को भर्ती नहीं करेंगे, न ही वे उनके लिए मुफ्त वार्ड की व्यवस्था करेंगे। उन्हें फिर भी मदद नहीं मिलेगी। प्रीति को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने अपनी बेबसी व्यक्त की, सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हमारे निजी अस्पताल को हस्तक्षेप करना चाहिए? फिर सरकारी अस्पतालों की क्या भूमिका है? सरकार के वित्तीय समर्थन के साथ सरकारी अस्पताल मुफ्त इलाज और मुफ्त वार्ड की पेशकश नहीं कर सकते। हमारा निजी अस्पताल ऐसा करने का आत्मविश्वास कैसे रख सकता है? इसके अलावा अगर हम मुफ्त इलाज प्रदान करते हैं तो क्या लोग हमारी सराहना करेंगे? अगर हम एक मरीज को ठीक करने में विफल रहते हैं तो हमारी आलोचना की जा सकती है या यहाँ तक कि हम पर मुकदमा भी किया जा सकता है। हमारा नव स्थापित कानूनी विभाग पहले ही ऐसे मामलों से भरा हुआ है। कुछ लोगों को अन्य अस्पतालों में समस्याएं आती हैं और वे हमें दोष देते हैं। क्यों? क्योंकि आप मुफ्त सेवाएं प्रदान करते हैं। वे हम पर प्रयोगों के लिए उनका उपयोग करने का आरोप लगाते हैं। निदेशक संघवी ने अपनी नाक छुई, उनकी आवाज कमजोर हो गई। हमारे अस्पताल पर मुकदमा करने वाले सिर्फ कुछ ही मरीज हैं, अधिकांश मरीज ठीक हैं। इसके अलावा मरीजों का इलाज करने में हमारा लक्ष्य उनकी कृतज्ञता नहीं है। उन्हें ठीक करना अपने आप में एक महान गुण है और हमें उनके धन्यवाद की जरूरत नहीं है। हमारे खिलाफ मुकदमे कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। प्रीति को अविश्वसनीय सिरदर्द महसूस हुआ। हाल ही में आपने जितने लोगों का मुफ्त में इलाज किया है, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। कई लोग आभारी हैं, लेकिन बहुत सारे उपद्रवी भी हैं। यहाँ तक कि एक कोमा के मरीज का भी मैंने इलाज किया। वह अस्पताल को बढ़ावा देने के वादे को निभाना नहीं चाहता। ये निराशाजनक है। प्रीति, दूसरों की मदद करने का मतलब बदले में कुछ उम्मीद करना नहीं होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरीज अस्पताल को बढ़ावा नहीं देते। हमारे अस्पताल की प्रतिष्ठा पहले से ही काफी मजबूत है। तुम्हें इस बारे में इतना असंतुलित नहीं होना चाहिए। प्रीति को मेज पर अपना हाथ मारने की इच्छा हुई, लेकिन उसकी अच्छी परवरिश ने उसे जबरदस्ती रोक दिया। उसने धीरे से अपना होंठ काटा। ठीक है, मैं उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं करूंगी, लेकिन फिर उन्हें अस्पताल से मुफ्त इलाज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो लोग प्रतिफल नहीं देना चाहते वे सड़कों पर सो सकते हैं। मैं उन्हें हमारे अस्पताल के उच्च स्तरीय वार्डों में रहने देने से पूरी तरह इनकार करती हूँ। ये तय है, आगे कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। हमारा अस्पताल अब मुफ्त इलाज प्रदान नहीं करेगा। ये कहकर उसने सिर हिलाया और निदेशक संघवी के कार्यालय से बाहर चली गई। निदेशक संघवी सचमुच बहुत नर्म दिल वाले, बहुत परोपकारी थे। ऐसा करते रहने से वह भविष्य में निश्चित रूप से कष्ट उठाएंगे। हालांकि अस्पताल अब फल फूल रहा था। अगर निदेशक संघवी इसे संभालते रहे तो यह शायद कुछ सालों के भीतर बंद हो जाएगा। एक अस्पताल के सामान्य रूप से कार्य करने के लिए कुशल डॉक्टरों का होना आवश्यक है। हालांकि डॉक्टर जितना ज्यादा कुशल होगा, उसे बनाए रखने के लिए उतनी ही ज्यादा सैलरी की जरूरत होगी। आप किसी डॉक्टर से यह नहीं कह सकते कि दूसरों की मदद करने का मतलब बदले में कुछ उम्मीद करना नहीं होना चाहिए, है ना? डॉक्टरों से सिर्फ प्यार के लिए काम करने की उम्मीद करने से वे निश्चित रूप से जल्दी ही चले जाएंगे। अगर अस्पताल अपने डॉक्टरों को बनाए नहीं रख सकता तो ये बर्बादी के रास्ते पर है। शाम को काम के बाद प्रीति गुल परिवार के घर लौटने की योजना बना रही थी, लेकिन आरुष के एक फोन कॉल ने उसे कहीं और ले गई।
वे अपने सामान्य रेस्तरां में मिले। जैसे ही वह अंदर आई, प्रीति ने देखा कि आरुष की आंखें लाल थीं, स्पष्ट रूप से वह रोई थी। हैरान होकर प्रीति उसके बगल में बैठ गई और पूछा, आरुष, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें तंग किया? आरुष ने सिर हिलाया, एक गिलास रेड वाइन उठाया और कहा, प्रीति, ये गिलास तुम्हारे लिए है। मेरे बड़े भाई का इलाज करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे बिना आज उसके लिए कोई आज नहीं होता। ये कहकर उसने एक घूंट में वाइन का गिलास नीचे कर दिया, जैसे कि वह वाइन पीने के बजाय वोडका पी रही हो। तभी प्रीति को एहसास हुआ कि उसकी आंखें इतनी लाल क्यों थीं। उसने बेबसी से उसकी ओर देखा, मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है? मुझे तो आज दोपहर ही पता चला कि मरीज 517 शौर्य है और उसने अपनी याददाश्त वापस आने के बावजूद मुझसे ये छिपाए रखा। ये तो हद है। तुम्हें पहले से पता नहीं था और तुमने जानबूझकर मुझसे ये छिपाए रखा है ना? आरुष ने अपनी आंखें पोंछी, रोते हुए और साथ ही हंसते हुए, मुझे भी आज दोपहर ही पता चला। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें बता देती। मुझे बहुत खुशी है कि बड़ा भाई जिंदा है। बड़ा भाई जानता है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ और उसने मुझसे अपनी ओर से माफी मांगने के लिए कहा है। उसने कहा कि यह जानबूझकर नहीं था। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि अपनी नई पहचान के साथ तुमसे कैसे बात करे, खासकर जब तुमने आकाश से तलाक ले लिया है। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।